हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। हम सभी जानते हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आईटी डिपार्टमेंट का सबसे डिमांडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने में अगर आपको कोई भी एरर आती है, कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको कमांड्स याद नहीं रहते, तो आई आशीष कुमार वेलकम यू ऑल टू डब्ल्यूएस ट्यूब टेक, जहां पे मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूं द लिनक्स कंप्लीट प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट के जरिए आप लिनक्स को काफी अच्छे से सीख पाएंगे एंड साथ ही साथ अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी हंटिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिल जाएगी एंड साथ ही साथ डब्ल्यूएस ट्यूब टेक की वेबसाइट का यूआरएल भी मिल जाएगा, जिसके जरिए आप कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं। So students, enjoy this playlist. हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई आशीष कुमार वेलकम यू ऑल टू डब्ल्यूएस ट्यूब टेक एंड आज मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आ गया हूं इंट्रोडक्शन टू लिनक्स। बेसिकली इस लिनक्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट में ये हमारा पहला वीडियो है जहां पे हम सीखने वाले हैं कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ लिनक्स। लिनक्स के बारे में काफी सारी चीजें यहाँ पे समझने वाले हैं। सो यहाँ पे हम सीखेंगे बेसिकली व्हाट इज लिनक्स, हिस्ट्री ऑफ लिनक्स, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस, फ्यूचर्स ऑफ लिनक्स एंड बेसिक लिनक्स कमांड्स। ये पांचों चीजें आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, दैट व्हाट इज लिनक्स। लिनक्स है क्या बेसिकली। सो लिनक्स क्या है स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स के जरिए हम लिनक्स को अच्छे से समझेंगे। सो आइए देखते हैं बेसिकली पहला पॉइंट हमें क्या बता रहा है। पहला जो पॉइंट है वहां लिखा है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, फ्री टू यूज। तीसरा पॉइंट है ओपन सोर्स कोड टू मॉडिफाई। ओके गुड। फोर्थ पॉइंट हमें बता रहा है कि कर्नल से रिलेटेड कुछ यहाँ पे हो रहा है। देन हमारे पास एक डेट है, एक नेम है और यहाँ लिखा हुआ है कम्युनिटी। अब अगर इन सारे पॉइंट्स को हम साथ में समझे तो पहला जो पॉइंट है वो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका जो सोर्स कोड है वो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, जिसके जरिए कोई भी उनमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता है। और ये जो जितने भी टूल्स है, यानी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम या टूल्स ओपन सोर्स की कम्युनिटी के साथ जुड़ जाते हैं, उन सभी के सोर्स कोड में तो हम चेंजेस कर ही सकते हैं, साथ ही साथ वो फ्री टू यूज भी होते हैं। अब आप ही सोचो, अगर कोई सॉफ्टवेयर, आपका कोई सॉफ्टवेयर है जो आपने बनाया है, अगर उसकी प्रोग्रामिंग मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है तो आप उसको पेड कैसे बेच सकते हैं। कोई भी उस प्रोग्रामिंग को यूज लेके उस सॉफ्टवेयर को रन कर सकता है। सो एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पे है कि लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है एंड ओपन सोर्स होने की वजह से इसका सोर्स कोड मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है। इसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं और ये जो है फ्री टू यूज है। थर्ड पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा, ओपन सोर्स कोड टू मॉडिफाई। बेसिकली के जो सोर्स कोड है वो मॉडिफिकेशन के लिए ऑन है, आप ओपन चेंजेस कर सकते हैं उनके अंदर। देन ये कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिकली लिनक्स जो है वो प्योरली कर्नल पे बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको बनाया गया था 25 अगस्त 1991 में। अब बनाया किसने था, तो इसको बनाया था लिनस टोवर्स ने। सो लिनस टोवर्स ने लिनक्स को बना तो दिया था, बट अब आज के टाइम पे वो मेंटेन करा जा रहा है पूरा एक कम्युनिटी के जरिए। अब क्योंकि किसी भी प्रोग्राम के, किसी सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड मार्केट में अवेलेबल है, हर कोई उसमें चेंजेस कर सकता है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बना रही है पूरी एक कम्युनिटी। अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन लूं विंडोज के साथ, तो हमें पता है विंडोज आज के टाइम पे बेस्ट है तो केवल एक ही वजह से है, बिकॉज उसका जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा है। बट अगर हम कुछ चीजों से कंपेयर करें और हम एक एग्जांपल लें कि विंडोज को, यानी माइक्रोसॉफ्ट की जो टीम है, कितने लोग मिलके एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप कर रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा 100, 200, 500। बट अगर वही हम बात करें कम्युनिटी की, क्योंकि कम्युनिटी तो बहुत सारे पीपल का ग्रुप होता है, बहुत सारे सेम टाइप ऑफ पीपल जो होते हैं वो जुड़ के कम्युनिटी बनाते हैं। कई बार रिलीजियस कम्युनिटीज होती है, कई बार कुछ अलग अलग कम्युनिटीज भी बनती है। जैसे अगर हम बात करें एथिकल हैकर्स की कम्युनिटी, तो अब एथिकल हैकर्स पूरे वर्ल्ड में कितने सारे हैं। अगर वो सब मिलके एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाए और एक कंपनी मिलके एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाए, तो बेस्ट कौन सा होगा। ऑब्वियस सी बात है, वही बेस्ट होगा जहां पे ज्यादा लोगों का हार्डवर्क लग रहा है, ज्यादा लोगों की मेहनत लग रही है। सो वही है हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको मिलके बना रही है पूरी कम्युनिटी। अब हर कम्युनिटी ने अपने हिसाब से, क्योंकि सोर्स कोड यानी प्रोग्रामिंग मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, हर कोई अपने हिसाब से चेंजेस करता चला गया और इसके इतने सारे डिस्ट्रीब्यूशन बन गए जो आज के टाइम पे किसी भी दूसरी कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नहीं है। एक और बात यहाँ पे बेसिकली कि अलग अलग से मेरा मतलब यह है कि जब हैकर्स की कम्युनिटी जुड़ी तो उनने काली लिनक्स को बना दिया। ऐसे ही किसी और कम्युनिटी के मेंबर्स जुड़े, अकाउंटेंट्स की कम्युनिटी जुड़ी तो उन्होंने एक और ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। लिनक्स के अलग अलग वर्जन्स बनाते गए, सब लोग अपने काम के हिसाब से, हर कम्युनिटी अपने काम के हिसाब से। इसी वजह से लिनक्स जो है वो कई मामलों में बेस्ट है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ लिनक्स। अब लिनक्स की हिस्ट्री क्या रही है, तो आइए हिस्ट्री पे अच्छे से फोकस कर लेते हैं, बिकॉज अब आगे तो हम इसका फ्यूचर ही पढ़ने वाले हैं, इसके कमांड, इसकी सारी चीजें प्रैक्टिस करने वाले हैं। बर्थ डेट जो कि मैं आपको बता चुका हूँ 25 अगस्त 1991 थी।
इसको डेवलप करा था लाइनक्स टोरवल्ड्स ने। डिजाइन फॉर का मतलब बेसिकली किन सिस्टम्स के लिए बनाया गया था, तो इंटेल बेस्ड पीसी के लिए बनाया गया था, बिकॉज उस वक्त इतने एडवांस टेक्नोलॉजीज जो है वो नहीं आई हुई थी मार्केट में। उसके अलावा मेजर कंपोनेंट्स क्या थे इसके अंदर, तो कर्नल था, एक इन्वायरमेंट था एंड फाइल स्ट्रक्चर था। ये तीन ही चीजें जब लाइनक्स स्टार्ट हुआ था तब इसके अंदर थी। सबसे पहला और जरूरी चीज जिसपे बेस्ड है जो कि है कर्नल, उसके बाद है एनवायरनमेंट एंड देन फाइल स्ट्रक्चर। ये तीन चीजों पे ही ये मेन कंपोनेंट्स पे बेस्ड था। देन आता है पर्पस। अब इसको बनाने का क्या मोटिव रहा होगा, क्यों बनाया होगा इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो यहाँ हम देख सकते हैं केवल फन के पर्पस से इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा था लाइनक्स टोरवल्ड्स ने। गुड। मैस्कॉट फॉर लाइनक्स, यानी लाइनक्स का मैस्कॉट क्या है, जैसे हम देखते हैं हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक आइकन है, एक लोगो है, उसकी एक पहचान है, वैसे ही लाइनक्स का मैस्कॉट क्या है, लाइनक्स का मैस्कॉट है टक्स। जो पेंगुइन हमें बेसिकली दिखता है वो है टक्स, उसका नाम जो है वो टक्स है, एंड ये हमारे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मैस्कॉट है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं और लाइनक्स के बारे में कुछ चीजें समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लाइनक्स, यहाँ पे बेसिकली क्या है, लाइनक्स के कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम दे रखे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर कम्युनिटी अपने हिसाब से इसमें चेंजेस करके अपने लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड कर देती है, तो इसका बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइनक्स के मार्केट में अवेलेबल है। तो उनमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, जैसे उबंटू, डेबियन, रेड हैट, फेडोरा, लाइनक्स मिंट, ओरेकल, रॉकी लाइनक्स, आर्च लाइनक्स एक्सेट्रा। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं ऐसे, जिसमें से आपका यूज कर रहे होंगे, उबंटू यूज कर रहा है, कोई रेड हैट यूज कर रहा है, XYZ, कई सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो हम में से काफी लोग यूज में ले रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो मेन बात है, जो जरूरी चीज है कि कूल फीचर्स क्या क्या है हमारे लाइनक्स में, यानी इसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो खास है, जो यूनिक है। तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो अच्छी बात है वो है मल्टी यूजर कैपेबिलिटीज, यानी इसमें एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे यूजर्स हम बना सकते हैं। नो डाउट ये सारे यूजर्स हम विंडोज में भी बना सकते थे, बट ये इसकी खास बात है तो हमने यहाँ पे लिख दी है। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग, एक टाइम पे ही कई सारे टास्किंग करने में कंपैटिबल है। बहुत ही अच्छे से जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है हार्डवेयर से बहुत ही अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करके बेसिकली जो है मल्टीटास्किंग काम ये करते हैं। देन पोर्टेबिलिटी, ये इसका सबसे खास और अच्छा फीचर है कि ये पोर्टेबल है। इसका मतलब ये किसी भी डिवाइस के साथ, किसी भी हार्डवेयर के साथ काम कर सकता है। आप इसको चाहे तो एक पेनड्राइव में इंस्टॉल करके चला सकते हैं, एक एंड्रॉइड डिवाइस में, एक लैपटॉप में, एक बायोमेट्रिक मशीन में, और भी ऐसे कई सारी चीजें हैं जैसे IoT डिवाइस, ड्रोन्स में, और हर डिवाइस में। आप आज के टाइम पे ATM भी देख लो तो उसके अंदर भी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट माना जाता है, बिकॉज ये बहुत ही पोर्टेबल है और इजीली हम कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका फ्यूचर है वो है सिक्योरिटी। नो डाउट, क्योंकि इसको इतने सारे लोग मिलकर बना रहे हैं तो लाइनक्स विंडोज से तो बहुत ज्यादा सिक्योर है। सिक्योर होने के रीजंस क्या है ये हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। कंप्लीट लाइनक्स के ट्यूटोरियल में आप खुद ही इसको फील करेंगे कि इन सारी वजहों से लाइनक्स सिक्योर है। नेक्स्ट आता है लाइव CD एंड USB। स्टूडेंट्स, ये जो इसका कूल फीचर है ना, लाइव CD एंड USB, ये मेरा फेवरेट फीचर है। क्यों? बिकॉज ये एक ऐसा फीचर है जो आपको पावर देता है कि आप बिना किसी कंप्यूटर में लाइनक्स को इंस्टॉल करें, केवल एक पेनड्राइव के जरिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कहीं भी चला सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं विंडोज का, तो विंडोज आप किसी भी सिस्टम में तभी चला सकते हैं जब आपने उस सिस्टम में उसको इंस्टॉल कर रखा हो, भले विंडोज 10 हो, चाहे 11 हो, चाहे उससे पुराना वर्जन हो। बट यहाँ पे लाइनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप एक पेनड्राइव में इंस्टॉल करके किसी भी सिस्टम में केवल प्लग एंड प्ले कर सकते हैं, यानी केवल प्लग करेंगे एंड आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर पाएंगे। सो ये लाइनक्स की सबसे खास बात है जो मुझे पसंद है, जो कि कई जगहों पे यूज आती है, कई सिक्योरिटी चीजों को बाईपास करने के काम आती है और कई सिस्टम्स को सिक्योर करने में भी मदद करती है। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब हमारे लाइनक्स में एक ही पॉइंट का लैक हो रहा था, वो ये था कि इसका GUI ज्यादा अच्छा नहीं है, इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है ये जितना हमारे माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में होता है। तो यहाँ पे अब इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो भी काफी सुधार हो गया है, यानी जो कम्युनिटी मिलके काम करी है उसके GUI पे बहुत अच्छा काम करने लग गई है। तो अब के जो डिस्ट्रीब्यूशंस है, यानी जो लेटेस्ट डिस्ट्रीब्यूशंस है, अगर आप उनके GUI देखें तो आपको बहुत अच्छी GUI मिल जाएगा, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन सपोर्ट हमारे लाइनक्स का काफी अच्छा है। उसके बाद है फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम है क्या, तो लाइनक्स की एक खास बात जिसकी वजह से सिक्योर रहता है वो है ये फाइल सिस्टम। इन कूल फीचर्स में इसी वजह से इसको ऐड करा गया है, बिकॉज इस फाइल सिस्टम का मतलब है कि लाइनक्स के अंदर हर कोई चीज, हर हार्डवेयर, हर चीज एज एन फाइल ही ट्रीट होती है। उसके लिए सब कुछ एक फाइल है। और खास बात यह है कि जब तक हम उस फाइल को परमिशन न दे रीड, राइट और एग्जीक्यूट की, तब तक हम किसी भी फाइल के जरिए कोई भी ऑपरेशन ऑटोमेटिक तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकते। ये जो इसकी खासियत है ये इसको बनाती है काफी ज्यादा सिक्योर। सो सिक्योर रहने में सबसे खास चीज जो है कि इसके लिए हर चीज, हर मेमोरी ब्लॉक, सब कुछ एक फाइल है, जो कि इसको बहुत यूनिक बना देती है। देन इसके बाद है ओपन सोर्स, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, जो कि इसका पहला पॉइंट था कि सर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है, जिसकी वजह से हर कोई इसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता है।
देखने वाले हैं लाइनक्स वर्चुअल इंस्टॉलेशन, यानी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इंस्टॉल करेंगे एक वर्चुअल मशीन के अंदर। सो आइए देखते हैं बेसिकली इसका क्या कंप्लीट प्रोसीजर है, बिकॉज लाइनक्स इंस्टॉल करने के बाद ही हम सारी एक्टिविटीज उसमें कर पाएंगे, लाइनक्स को अच्छे से सीख पाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो यहाँ पे लाइनक्स को इंस्टॉल करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, पहला लाइनक्स की आईएसओ फाइल जिसको हम इंस्टॉल करेंगे, और दूसरा जिस सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल करेंगे वर्चुअली, जो कि हमारा है VMware वर्कस्टेशन, या फिर आप VMware वर्चुअल बॉक्स भी यूज ले सकते हैं, दोनों ही ज़्यादा डिफर नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली आईएसओ फाइल ले लेते हैं लाइनक्स की। तो आज हम उबुंटू जो लाइनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको यूज लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उबुंटू, डाउनलोड, एंटर प्रेस कर देंगे। वेबसाइट हमारे सामने आ गई है, पहले हम वहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं बेसिकली जो डाउनलोड वर्जन आ रहा है, लेटेस्ट वर्जन जो आ रहा है उबुंटू का, हम उसको डाउनलोड कर देंगे यहाँ पे क्लिक करके। सो यहाँ पे हमारा जो डाउनलोड का प्रोसेस है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो इसकी साइज है ये है 2.9 GB एंड इसी फाइल के जरिए हम उबुंटू को हमारे सिस्टम में वर्चुअली या फिर डुअल बूट में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आईएसओ फाइल हमारे आगे भी बहुत काम आने वाली है। अब साथ ही साथ उस सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड कर देते हैं जिसमें हमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है। तो वो है हमारा VMware वर्कस्टेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे VMware VM वर्कस्टेशन। ओके, सो यहाँ पे इसकी पहली जो वेबसाइट आ गई है डाउनलोड VMware वर्कस्टेशन पे हम क्लिक करेंगे एंड क्लिक करते ही हमारे सामने पेज यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे देखो वर्कस्टेशन 16 प्रो फॉर विंडोज, ये जो यूआरएल है हम इस पर क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर देंगे। बिकॉज हमें विंडोज का सॉफ्टवेयर चाहिए तो हम इस डाउनलोड नाउ बटन पर क्लिक करेंगे एंड जैसे ही हम क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों डाउनलोड स्टार्ट हो गए। क्योंकि मैं इन डाउनलोड्स को ऑलरेडी कर चुका हूँ तो फिलहाल मैं इनको यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ, बट आपको वेट करना है इनकी डाउनलोड को कंप्लीट होने का। जैसे ही ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं, अब आप सब सोच रहे हैं सर VMware वर्कस्टेशन का हमने प्रो वर्जन यूज लिया है, वो भी 16 यानी लेटेस्ट, तो यहाँ पे इसकी की कहाँ से मिलेगी, इसको अनलॉक कैसे करेंगे, इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे। सो बेसिकली वो भी बहुत ईजी प्रोसेस है। आपको करना क्या है, आप VMware वर्कस्टेशन पे डबल क्लिक करेंगे, इंस्टॉलिंग प्रोसेस को चालू करेंगे। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है उसके जस्ट बाद आपसे सीरियल की मांगेगा। तो जब आपसे सीरियल की मांगी जा रही है तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे आके लिखना है VMware वर्कस्टेशन प्रो 16 की। आप इतना सा लिख के जैसे ही एंटर करते हैं आपको पहला यूआरएल मिलेगा गिटहब का। इस गिटहब के यूआरएल पर अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ डेमो कीज मिल जाएगी। बेसिकली जो की है इस की को आपको यहाँ से बस कॉपी करना है एंड वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है, जिससे आपका जो सॉफ्टवेयर था जो VMware वर्कस्टेशन प्रो था वो एक्टिवेट हो जाएगा। सो बेसिकली इसका इंस्टॉलिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ईजी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं VMware वर्कस्टेशन यहाँ पे ऐड हो चुका है। एक्टिवेट आपको कैसे करना है ये भी मैंने बता दिया है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, एक बार के लिए आप कर दीजिएगा बिकॉज बाकी के जो सारे प्रोसेस है वो इजीली कंप्लीट हो जाएंगी। कहीं कोई एरर अगर किसी का जनरेट हो रहा है किसी भी रीजन से, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन में इसलिए दिए कि अगर हम किसी ड्राइव को एक्सेस कर रहे हैं और उसमें केवल एडमिन परमिशन है कि केवल एडमिन ही उसे एक्सेस कर सकता है, तो आप लोगों के एरर्स शो हो सकती है। तो उन सभी एरर से बचने के लिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना एंड यहाँ पे हमें क्या करना है कि सर एक न्यू वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करनी है। कौन सी, उबुंटू की। तो हम क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पर क्लिक करेंगे। सो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन जो हमें यहाँ पे शो हो रहा है हम उस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे एंड अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि सर यहाँ पे हमें एक आईएसओ फाइल सिलेक्ट करनी होगी जिसके जरिए हम इंस्टॉलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो आपसे आईएसओ फाइल पूछ रहा है, आपको एक्सटेंशन दिखा रहा है, आपको बस ब्राउज पर क्लिक करना है, उस जगह पे जाना है बिकॉज ऑलरेडी डाउनलोड करने के बाद आपकी फाइल यहीं पहुंची होगी। तो ये आपकी वो फाइल है, इस फाइल को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। आपने अपनी आईएसओ फाइल की लोकेशन यहाँ पे सेट कर दी है। अगर ध्यान रखिए, यानी जो फाइल है आपकी आईएसओ फाइल वो एक जिप फाइल के अंदर कंप्रेस्ड है, तो आपको पहले उसे अनजिप करना है। जब तक आपको आईएसओ एक्सटेंशन ना दिखे तब तक आप इस प्रोसेस को नहीं कर पाओगे। तो आईएसओ फाइल को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल मांग रहा है तो डिटेल रख लेते हैं हम। फुल नेम WS क्यूब हो गया, यूजर नेम भी रख देते हैं WS क्यूब। ओके, एंड पासवर्ड जो है वो इसका रख देते हैं 126। कुछ भी पासवर्ड रख सकते हैं और हो सके तो पासवर्ड सिक्योर रखिएगा, ये केवल टेस्टिंग के लिए है तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे 126 पासवर्ड दे रहा हूँ। नेक्स्ट मैंने करा है, ये बोल रहा है यहाँ पे ऑलरेडी इस नाम का यूजर है। ओके, सो WS क्यूब टैग कर देते हैं हम एंड देन नेक्स्ट। ओके, सो बेसिकली एरर जो शो हो रही है वो ये हो रही है कि हमें जो यूजर नेम है वो लोअर केस में ही रखना है, हम कुछ भी यहाँ पे कैपिटल या स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली उबुंटू का हमारा जो नाम है वर्चुअल मशीन का वो है यहाँ पे हो रहा है बाय डिफॉल्ट शो। आप चाहें तो इसको सेम रखें, चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे सेम रख रहे हो। जिस जगह पे ये वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी वो लोकेशन यहाँ पे दे रखी है। आप चाहें तो सी ड्राइव बाय डिफॉल्ट रखें या फिर आप अपनी किसी और ड्राइव में भी इस लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज पूरी वर्चुअल बॉक्स वहीं पे क्रिएट होगा। नेक्स्ट करेंगे अब हम एंड यहाँ पे आपसे डिस्क साइज पूछ रहा है, यानी कितने जीबी का आपको एक वर्चुअल स्पेस क्रिएट करना है जहाँ पे सारा काम होगा। हम VMware वर्कस्टेशन में वैसे क्यों काम कर रहे हैं तो मैं आप सभी को बता दूं बिकॉज ये हमारे लिए ज़्यादा सेफ रहता है। ये एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना देता है, हार्डवेयर का, डिवाइसेस का, सारी चीज़ों का एक ऐसा वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाता है जिससे अगर कोई प्रॉब्लम भी हो जाए तो हमारे बाहर का जो इंटरफेस है, जो रियल हार्डवेयर है, उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो ये काफ़ी सेफ भी और काफ़ी अच्छा है। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी सही रह जाता है यहाँ पे। तो स्टोरेज जो है वो अप्रॉक्स 80 GB इनफ होगी। मैं 80 GB दे रहा हूँ, आप लोग अपने अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से आप स्टोरेज दे सकते हैं इसको।
और यहाँ पे एक और बात का ध्यान रखिएगा, स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल पे ही टिक करिएगा, बिकॉज इससे क्या होगा कि कोई भी फाइल यहाँ से वहाँ नहीं आपकी जो है मिस होगी, एक ही जगह पे सारा डेटा रहेगा तो काफ़ी सेफ रहेगा। नेक्स्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे इंस्टॉलिंग प्रोसेस का जो बेसिकली सेटअप था उसको वो स्टार्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, कुछ हार्डवेयर कस्टमाइजेशन अगर हम करना चाहते हैं तो हम करेंगे, अदरवाइज हम इंस्टॉलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 4 GB रैम हम दे रहे हैं, 2 कोर प्रोसेसर्स दे रहे हैं, एंड यहाँ पे नेटवर्क अडेप्टर बाय डिफॉल्ट नेट ही रहने दीजिएगा। यूएसबी कंट्रोलर में अगर आप इसको टिक करेंगे तो आप कोई भी पेन ड्राइव या कोई भी डिवाइस प्लग करेंगे तो वो इसके अंदर शो करेगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं करेगा। फिलहाल हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम नहीं कर रहे हैं। साउंड कार्ड और बाकी डिटेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली सही सेट है। तो अब हम इसे क्लोज कर देंगे और अब हम यहाँ पे फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे। सो अब आप यहाँ देख सकते हैं जल्द ही यहाँ पे आपको एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हुई दिख जाएगी, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है उबुंटू के नेम से। एंड यहाँ पे हम इसे स्टार्ट कर देंगे, और स्टार्ट करने के बाद अब क्योंकि लाइनक्स का इंस्टॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, पर खास बात यह है कि जो उबुंटू का हमारा नया वर्जन है जिसको भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, उसमें से इंस्टॉलिंग प्रोसेस को करना, यानी उबुंटू को एक कंप्यूटर में एक वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी बना दिया गया है। यहाँ पे हमें कोई भी चीज़ का सेटअप या कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर देगा। सो देखते हैं बेसिकली यहाँ पे कितना टाइम लेता है ये। यहाँ पे इस ऑप्शन को टिक करके बेसिकली हम और डिटेल में देख सकते हैं क्या क्या काम हो रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से ये इंस्टॉलिंग प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है, सेटअप चालू हो गया है, और जल्द ही हम हमारे इस लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन उबुंटू को यूज ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो उबुंटू इंस्टॉलेशन था ये कंप्लीट हो चुका है, यूजर नेम हमारा आ गया। सो अब जो हमारा पासवर्ड था वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा पासवर्ड लिखने से पहले कि आपका जो नम लॉक है वो ऑन हो। परफेक्ट, पासवर्ड हमने लिख दिया, एंटर प्रेस करा, और यहाँ पे हमारा उबुंटू स्टार्ट हो चुका है। सो बेसिकली ये प्रोसेस था उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्लीट इंस्टॉल करने का। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइनक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा टॉप डिमांड में चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हर बड़ी कंपनी यूज़ ले रही है, बिकॉज ये सिक्योर है, रिलायबल है, और कई सारे इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स और ऐसे हैं जो हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में देख लिए हैं। तो लाइनक्स इंस्टॉल करना, उसको सीखना काफ़ी यूजफुल हो सकता है हमारे फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए। अगर हम जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, अगर हम किसी बड़ी कंपनी में काम करने जा रहे हैं, और अगर हमें इस पे काम करना आता है तो डेफिनेटली हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं कि फाइल सिस्टम वो होता है, जैसे कि हम विंडोज की अगर बात करें तो वहां पे हम सी ड्राइव में जाते हैं तो हम सारे फोल्डर्स देख सकते हैं जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए क्रिएट किया गया है, जिसके अंदर यूजर्स, होम, प्रोग्राम फाइल जैसे हमें फोल्डर्स देखने को मिलते हैं। वो सेम के सेम फोल्डर्स हमारे लाइनक्स के पास भी होंगे, यानी लाइनक्स की भी तो सी ड्राइव होगी। तो जैसे कि विंडोज में सी ड्राइव होती है, वैसे लाइनक्स के अंदर जो रूट फोल्डर्स होते हैं उनके अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं वो सारे क्या काम करते हैं, लाइनक्स का जो फाइल स्ट्रक्चर है वो क्या है, और कौन सा फोल्डर, कौन सी डायरेक्टरी क्या काम करती है, ये आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। सो आइए देखते हैं बेसिक फाइल सिस्टम ऑफ लाइनक्स क्या है। बेसिक फाइल सिस्टम ऑफ लाइनक्स, सो एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जहां भी मैं डायरेक्टरी वर्ड का यूज लूंगा उसका मतलब एक फोल्डर है। एक फोल्डर क्या होता है, जिसके अंदर कई सारी फाइल्स आ सकती है। तो यहाँ पे अब देखते हैं, सबसे पहला जो हमारी डायरेक्टरी है वो है स्लैश बिन। ये जो स्लैश है ये है रूट, यानी रूट के अंदर बिन नाम का जो फोल्डर है, जो बिन डायरेक्टरी है, उसके अंदर क्या डेटा पड़ा रहता है। ये जो बिन नाम का फोल्डर हमें हमारे लाइनक्स की ड्राइव्स में मिलेगा, इसके अंदर आखिर में क्या डेटा पड़ा है तो देख लेते हैं यहाँ पे। सो हमारी जो बिन डायरेक्टरी है इसके अंदर पड़े रहते हैं कुछ बेसिक प्रोग्राम्स। अब बेसिक प्रोग्राम्स क्या होते हैं कि सर हम टर्मिनल में लाइनक्स के जरिए ज्यादातर वर्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे हम अगर हमें सारी फाइल्स देखनी है तो हम ls लिख रहे हैं, अगर हमें किसी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर जाना है तो हम cd यानी चेंज डायरेक्टरी, और ऐसे ही हम अलग अलग कमांड्स यूज लेते रहते हैं टर्मिनल के जरिए। तो ये जितने भी कमांड्स हैं, इन कमांड्स की एक्टिविटीज पे एग्जैक्टली क्या वर्क होना चाहिए, इनका जो प्रोग्राम है वो पड़ा रहता है हमारे बिन फोल्डर में, हमारे बिन डायरेक्टरी में। सो यहाँ पे जो बिन डायरेक्टरी है इसके अंदर हमें मिलते हैं कि कौन कौन से जो भी प्रोग्राम्स हम यूज लेने वाले हैं, या जो भी कमांड्स हम यूज लेने वाले हैं, उन सारे कमांड्स का जो प्रोग्राम है कि उन्हें क्या एक्शन परफॉर्म करना है। अगर मैंने ls लिखा है तो ls को काम क्या करना है, वो सारा डेटा लिखा होता है हमारे बिन फोल्डर में। नेक्स्ट देखते हैं एसबिन। अब एसबिन क्या है, तो एसबिन को हम कहते हैं सिस्टम प्रोग्राम्स। ये जो डायरेक्टरी है एसबिन डायरेक्टरी, इसमें होते हैं सारे सिस्टम प्रोग्राम्स। कैसे, एफ डिस्क, सिस्टम सीटीएल, MKFS। अब ये सब क्या है सर, ये वो सारे प्रोग्राम्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद करते हैं ताकि वो हार्डवेयर के साथ इजीली वर्क कर सके। जिसका बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं, ड्राइव मैनेजर हैं, डिस्क मैनेजर हैं। ये सारी चीजें क्या करते हैं, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करते हैं हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने में, डिवाइसेस देखने में। तो ये सिस्टम से रिलेटेड प्रोग्राम्स है, ये एक्सटर्नल कमांड्स नहीं है, ये एक्सटर्नल प्रोग्राम्स नहीं है। तो ये सारे स्टोर होते हैं हमारे एसबिन के अंदर, यानी वो सारे प्रोग्राम जो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं वो होते हैं एसबिन डायरेक्टरी के अंदर। देन हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डायरेक्टरी आती है जो कि है /etc यानी etc डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी क्या काम की है, इसके आगे हमने लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशंस फाइल। अब कॉन्फ़िगरेशंस फाइल क्या होती है,
ये भी एक सवाल है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस फाइल का मतलब होता है कुछ ऐसी फाइल्स जिसके अंदर डेटा पड़ा हो अपने किसी सॉफ्टवेयर का। यानी किसी भी सॉफ्टवेयर को जब बनाया जाता है तो उसके अंदर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रखी जाती है। ये जो सारी सेटिंग्स है ये स्टोर होती है कॉन्फ़िगरेशंस फाइल में। तो अब ये जो कॉन्फ़िगरेशंस फाइल है ये सेव कहाँ होगी? तो ये सेव होती है एटीसी फ़ोल्डर में। अब ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वो कौन-सी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है तो इसके हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे किसी सॉफ्टवेयर का बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन आईडी पासवर्ड। तो ये जो है ये क्या है? ये बाय डिफ़ॉल्ट डिटेल्स है जो साथ में आ रही है। कॉन्फ़िगरेशंस और क्या हो सकती है कि वो सॉफ्टवेयर कौन-सी पोर्ट पे काम करेगा, कौन-सी पोर्ट से ओपन होगा, यानी कौन-सी पोर्ट पे रन कर रहा होगा। ये सारी जो बातें हैं कि सॉफ्टवेयर कौन-सी पोर्ट पे चलेगा, क्या फ़ाइल स्ट्रक्चर्स होगा, कहाँ-कहाँ सेव करेगा, यानी उसकी सेटिंग से रिलेटेड डिटेल्स, वो सारी आती है हमारे ईटीसी फ़ोल्डर के अंदर। तो ध्यान रखिएगा कभी भी आपको कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम दे रहा है, आपको कोई पोर्ट इश्यू आ रहा है, एक पोर्ट पे 2 सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, आपको पोर्ट को चेंज करना है, तो उस केस में हम आते हैं ईटीसी फ़ोल्डर के अंदर। कॉन्फ़िगरेशंस फाइल में हम ढूँढते हैं हमारे सॉफ्टवेयर का फ़ोल्डर एंड वहाँ पे जाके हम सेटिंग्स चेंज करते हैं। सो नेक्स्ट जो है वो है टेम्प डायरेक्टरी। अब टेम्प डायरेक्टरी क्या होती है? ये भी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग डायरेक्टरी है बेसिकली, बिकॉज़ टेम्परेरी फाइल्स रखती है अपने पास। अब टेम्परेरी फाइल्स क्या होती है कि सर जभी भी हम किसी फाइल को ओपन करते हैं, उसमें मॉडिफ़िकेशंस करते हैं, तो उसका सारा डेटा जो है वो साथ ही साथ एक टेम्परेरी फाइल में सेव होता रहता है। जिसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है कि यहाँ पे अगर मैं कोई एक्टिविटी करूँ और कंट्रोल ज़ेड करूँ तो वो रिवर्ट हो जाती है, यानी वो वापस बैक आ जाती है, जो लास्ट एक्टिविटी थी वहाँ पहुँच जाते हैं। ये हम कैसे कर पाते हैं? क्योंकि मैंने डेटा तो सेव नहीं करा था। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल होता है केवल और केवल टेम्परेरी फाइल्स की मदद से, बिकॉज़ जभी भी हम किसी फाइल को ओपन करते हैं, उसमें चेंजेस कर रहे होते हैं, तो उससे रिलेटेड डेटा रिकॉर्ड होता रहता है टेम्परेरी फाइल में, जो कि हमारे काफ़ी काम आ सकती है। अक्सर ये टेम्परेरी फाइल डिलीट होने से रह जाती है और जो भी डिलीट होने से टेम्परेरी फाइल्स रह गई है, वो सारी स्टोर होएगी टेम्परेरी फाइल्स के फ़ोल्डर में, टेम्परेरी डायरेक्टरी में। सो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा टेम्प डायरेक्टरी में क्या डेटा पड़ा रहता है। देन हमारे पास है नेक्स्ट फ़ोल्डर जो कि है यूज़र बिन। अब ये जो यूज़र बिन डायरेक्टरी यानी यूज़र फ़ोल्डर के अंदर बिन नाम का फ़ोल्डर है, वहाँ क्या पड़ा होगा? अगर हम टॉप में देखें तो बिन के अंदर क्या पड़ा था? बिन के अंदर सिर्फ़ बेसिक कमांड्स के प्रोग्राम थे। तो यहाँ पे अगर मैं यूज़र बिन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे हमारी कुछ एप्लीकेशंस है यानी कुछ सॉफ्टवेयर्स है। जो भी सॉफ्टवेयर्स मैंने सिस्टम के अलावा डाउनलोड करे हैं यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट साथ में नहीं आए उनके अलावा, जो भी सॉफ्टवेयर्स मैं ऐड करता हूँ, फिर चाहे वो गेडिट हो, नोटपैड हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो सारी एप्लीकेशन सेव होती हैं हमारे यूज़र बिन डायरेक्टरी के अंदर। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। देन हमारे पास है यूज़र शेयर फ़ोल्डर यानी यूज़र शेयर डायरेक्टरी। तो इसके अंदर क्या स्टोर होता है आइए देखते हैं। यूज़र शेयर के अंदर स्टोर होता है एप्लीकेशन सपोर्ट एंड डेटा फाइल्स। अभी एप्लीकेशन सपोर्ट एंड डेटा फाइल्स है क्या एग्जैक्टली? तो कुछ ऐसी फाइल जो केवल उस सॉफ्टवेयर की मदद करने के लिए बनाई गई है, जिसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप डब या कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज लेते हैं जिसको कोई वर्ड लिस्ट की जरूरत है या कोई एक्सटर्नल फाइल की जरूरत है, तो वो सारा डेटा वो सारी एक्सटर्नल फाइल्स पड़ी रहती है हमारे यूजर शेयर फोल्डर के अंदर। सो स्टूडेंट्स यूजर शेयर फोल्डर में क्या मिलेगा? यूजर शेयर फोल्डर में हमें मिलेगा सारे सपोर्टिंग फाइल्स किसी भी सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट देखते हैं होम डायरेक्टरी। बहुत ही ईज़ी और बहुत ही अच्छी डायरेक्टरी है होम डायरेक्टरी कि सर हम जितने भी गैस यूज़र्स बनाते हैं, एक लिनक्स मशीन में हम जितने भी गैस यूज़र्स बनाते हैं, वो सारे गैस यूज़र्स सेव होते हैं होम डायरेक्टरी में। तो ये जो हमारी होम डायरेक्टरी है, इसके अंदर हमें मिलेंगे सारे गैस यूज़र्स। मान लेते हैं हमने अभी-अभी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करा, जैसे हमने उबुंटू इंस्टॉल करा था, तो वहाँ पे हमने उसका यूज़र नेम रखा था WS क्यूब। तो वो जो गैस यूज़र था, वो सेव होगा हमारे होम फ़ोल्डर के अंदर WS क्यूब टैग के नाम से। तो इस तरीके से जितने भी हम गैस यूज़र्स बनाएँगे, ये होम फ़ोल्डर के अंदर अपनी फाइल्स बनाते जाएँगे, एग्ज़ैक्ट सेम जैसा कि हमारे विंडोज़ के अंदर सी ड्राइव के अंदर यूज़र्स नाम का जो फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर पड़े होते हैं। तो वैसे ही सेम यहाँ पे होम नाम का फ़ोल्डर है, होम नाम की डायरेक्टरी है, जिसके अंदर सारे गैस यूज़र्स आएँगे। तो सर एडमिन यूज़र कहाँ जाएगा? तो जो हमारा एडमिन यूज़र है, वो जा रहा है रूट डायरेक्टरी में। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, रूट के अंदर रूट नाम का एक फ़ोल्डर है। ये जो फ़ोल्डर है, ये जो डायरेक्टरी है, इसके अंदर हमें मिलते हैं सारे एडमिन यूज़र्स। जो भी एडमिन अकाउंट्स क्रिएट हुएँगे, वो यहाँ आ जाएँगे। बाय डिफ़ॉल्ट एक तो रहेगा ही। तो वो एक एडमिन अकाउंट जो है, वो हमें यहाँ मिलता है उस एडमिन से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं। यानी वो एडमिन यूज़र की जो डाउनलोड, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, पिक्चर्स जो भी फाइल्स हैं, वो सारी सेव होती हैं यहाँ रूट फ़ोल्डर में। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये जो बेसिक फाइल स्ट्रक्चर आज हमने लिनक्स का देखा आपको समझ आ गया होगा, जो कि फ्यूचर में हमारी बहुत मदद करने वाला है, बिकॉज़ कहीं भी कोई भी सॉफ्टवेयर करप्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर आ रही है, तो हमें ये पता होगा कि उसका सॉल्यूशन कौन से फ़ोल्डर में या किस जगह मिल सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। यहाँ पे हम टोटल 5 कमांड्स को प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला है हेल्प, दूसरा है मैन जो कि मैनुअल होता है, तीसरा ls, देन cd एंड देन pwd। ये 5 कमांड्स जो हैं ये आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले कमांड्स के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आज प्रैक्टिस करने वाले हैं ls को। सो ls का मतलब है लिस्ट डायरेक्टरी। इस कमांड को सबसे पहले हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और इसी के साथ साथ हम इन बाकी कमांड्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे वर्चुअल मशीन की तरफ।
सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लाइनक्स मशीन पे आ गए हैं। फिलहाल हम काली डिस्ट्रीब्यूशन यूज ले रहे हैं। आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज लें, लाइनक्स का कमांड्स जो है बेसिकली सारे सिमिलर ही रहेंगे, तो कहीं भी आपको कोई डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी, चाहे आप उबंटू यूज ले रहे हो, मिंट यूज ले रहे हो या फिर काली लाइनक्स। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे टर्मिनल को ओपन कर देंगे जिसपे हम सारे कमांड्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट प्लस के जरिए। सो यहाँ पे हमने इसे जूम कर लिया। अब हम हमारे पहले कमांड को यूज लेने वाले हैं जो कि है ls। ये क्या करता है, ls का फुल फॉर्म होता है लिस्ट डायरेक्टरीज। ये करता क्या है कि किसी भी फोल्डर के अंदर, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स अवेलेबल है, ये मेरे को वो सारे शो कर देता है। तो जैसे ही मैं ls लिख के एंटर करूंगा, मैं देख सकता हूँ कि जितने भी फोल्डर्स और फाइल्स इस डायरेक्टरी पे पड़े थे, वो सारे फाइल्स फोल्डर्स मैं यहाँ पे इजीली देख सकता हूँ। इसको अगर मैं GUI की तरीके से समझू तो मैं यहाँ फाइल मैनेजर को ओपन कर रहा हूँ। एंड जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कैमफिश, डाउनलोड, डेस्कटॉप, ये सारे फोल्डर्स यहाँ पे अवेलेबल है जो कि मैंने यहाँ पे ls के जरिए देखे। अगर मैं डाउनलोड फोल्डर में जाऊँ तो इसके अंदर के फाइल्स फोल्डर्स भी मैं देख सकता हूँ। सो ये तो GUI में बहुत ईजी हो गया, बट लाइनक्स में भी कम ईजी नहीं है, टर्मिनल के जरिए भी कम ईजी नहीं है। केवल मैं ls लिख के अगर एंटर प्रेस करूँ तो मेरे को ये सारे फाइल्स और फोल्डर जो उस फोल्डर में, जो उस डायरेक्टरी में पड़े हैं, वो यहाँ पे दिखा देता है। नाउ अब अगर मैं देखना चाहूँ कि डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर क्या पड़ा है, यानी जो डाउनलोड्स फोल्डर है उसके अंदर क्या फाइल्स और फोल्डर्स पड़े हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे को उस फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला कि मैं उस डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर जाके फाइल्स फोल्डर्स क्या पड़े हैं वो देखूं, जिसके लिए हम यूज लेते हैं CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, यानी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करना, जो कि हम GUI बहुत ही इजी डबल क्लिक करके कर सकते हैं। अगर हम डेस्कटॉप फोल्डर पर, हमें डाउनलोड्स फोल्डर में जाना है, हम डबल क्लिक करेंगे डाउनलोड्स फोल्डर पर, हम उस फोल्डर पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे डबल क्लिक जितना आसान तो नहीं है, पर बहुत ही इजी है कि अगर मैं CD लिखता हूँ, चेंज डायरेक्टरी लिखता हूँ और आगे किसी भी फोल्डर का नाम लिखता हूँ, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स। सो यहाँ पे एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं यहाँ कुछ चेंज हुआ है कि मैं डॉक्यूमेंट्स नाम के फोल्डर में पहुंच चुका हूँ। और अगर मुझे कंफर्म करना है कि मैं उस फोल्डर में हूं कि नहीं हूं, तो मैं दो काम कर सकता हूं। पहला PWD, जिसका मतलब है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी अभी मैं जिस करंट लोकेशन पे हूं ये वो बता देता है कि सर आप अभी आपकी जो करंट लोकेशन है वो क्या है। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूं आप देख सकते हैं होम के अंदर काली नाम की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर मैं हूं फिलहाल। और अगर मैं इसके अंदर की फाइल्स देखना चाहूँ तो मैं बस ls लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे कोई भी फाइल या फोल्डर अवेलेबल नहीं है। सो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या ls के जरिए मैं उन्हीं डायरेक्टरीज के अंदर की फाइल्स देख सकता हूँ जहां पे मैं अवेलेबल हूँ, जो मेरी करंट डायरेक्टरी है, या फिर मैं किसी भी फोल्डर के अंदर का कंटेंट देख सकता हूँ। सो यहाँ पे इसका जवाब है कि मैं किसी भी फोल्डर के अंदर का जो डेटा है, जो कंटेंट है, वो देख सकता हूँ। बस ls के आगे मुझे उसका पूरा लोकेशन लिखने की जरूरत। सो यहाँ पे मान लेते हैं अगर मेरे को डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या फाइल्स और फोल्डर्स पड़े हैं वो देखना है, तो मैं ls लिखूंगा एंड यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर देखते हैं बेसिकली। सो यहाँ पे अब बेसिकली मैं लिखूंगा ls एंड देन डाउनलोड्स की कंप्लीट डायरेक्टरी जो कि है /home, यानी होम डायरेक्टरी, एंड देन काली डायरेक्टरी, एंड देन उसी के अंदर होती है हमारी डाउनलोड्स की डायरेक्टरी। सो यहाँ पे अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ आप देख सकते हैं कि मेरी करंट लोकेशन तो डॉक्यूमेंट्स ही है, करंट लोकेशन में डॉक्यूमेंट्स है, पर उसके अंदर के जो भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो मैं देख पा रहा हूँ किसके अंदर के, डाउनलोड्स के अंदर के, बिकॉज मैंने डाउनलोड्स की पूरी लोकेशन यहाँ पे बता दी है। तो अगर मैं किसी भी फोल्डर के अंदर क्या कंटेंट पड़ा है देखना चाहता हूँ तो मुझे बस उसकी पूरी लोकेशन ls के आगे लिखनी है, ls अपना उसकी डिटेल्स दिखा देगा। CD का भी आपको समझ आ गया होगा, बेसिकली एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर मूव होने के लिए हमारे पास CD यानी चेंज डायरेक्टरी जो कमांड है वो यूज में आता है। सो ls के साथ साथ हमने CD को भी समझा है और PWD को भी समझा है। सो यहाँ पे PWD का भी काम आपको समझ आ गया होगा, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो भी मैं लोकेशन है, मेरी करंट लोकेशन है, ये मेरे को वो प्रिंट करके दे देता है। सो अब हेल्प और मैन, इन दोनों का काम क्या है? तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स हमें लाइनक्स के कमांड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, हम बिल्कुल रो, आज पहली बार हमने टर्मिनल को ओपन करा और हमें नहीं पता हम क्या कर सकते। तो यहाँ पे हेल्प और मैन हमारे बेस्ट हेल्पर्स हैं, बिकॉज ये हमारी मदद करते हैं किसी भी कमांड, किसी भी फंक्शन से रिलेटेड एक्स्ट्रा डिटेल्स देने में, ताकि हम उसको इजीली यूज ले सके। मान लेते हैं हमें कमांड पता है ls, तो अब मैं चाहता हूँ कि ls क्या क्या काम करता है ये मैं देखना चाहूँ, या उसके क्या क्या फंक्शन है वो मैं देखना चाहूँ, तो उसके लिए मैं यूज लूंगा हेल्प या मैन यानी मैनुअल कमांड। हेल्प को यूज लेने का बहुत ही ईजी फॉर्मेट है, मैं यहाँ पे -h यानी -h लिख के जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा ls रिलेटेड जो भी हेल्प अवेलेबल होगी मैं सामने आ जाएगी। फिलहाल कोई हेल्प नहीं आई, इसका मतलब कि ls के अंदर हेल्प यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बट अगर ऐसा हो रहा है तो हम एक और चीज कर सकते हैं, वो क्या है कि हम मैनुअल का यूज ले सकते हैं। मैनुअल का यूज लेने के लिए हमें सबसे पहले मैन लिखना होता है एंड उसके बाद में जो भी कमांड, जो भी फंक्शन यहाँ पे लिखूंगा ये उसकी कंप्लीट मैनुअल मुझे बता देगा। मैनुअल क्या होता है कि जब भी हम किसी हार्डवेयर को परचेस करते हैं, किसी भी डिवाइस को परचेस करते हैं, तो उसके साथ उसकी एक मैनुअल बुक आती है जो हमें बताती है कि वो कैसे काम करेगी, क्या उसके फंक्शन है, कैसे यूज होती है। तो वही कंप्लीट मैनुअल यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो अगर यहाँ पे इस मैनुअल का यूज लेना है तो मैं मैन लिखना है एंड देन ls लिखना है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे ls की जो कंप्लीट मैनुअल है वो मेरे
सामने आ गई एलएस क्या काम करता है, इसके साथ क्या क्या फंक्शंस है, जैसे -a, -all जो बेसिकली है, एंड देन -कैपिटल है जो कि सब कुछ विजिबल कर देगा, और ऐसे ही अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। इनको यूज लेके देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, काफी अच्छी हेल्प मिलेगी आपको, काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे हर कमांड्स के अंदर। और नो डाउट ये जरूरी नहीं है कि हमें सारे कमांड्स याद हो, बट हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई भी कमांड पता है उससे रिलेटेड हमें कुछ जानना है तो हेल्प या मैन इन दोनों का हम यूज ले सकते हैं। सो यहाँ पे क्यू के जरिए एग्जिट करूंगा मैं इस पेज को, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यू टू एग्जिट लिखा हुआ है, तो जैसे ही मैं क्यू करूंगा मैनुअल बंद हो जाएगी। और अगर यहाँ पे जैसे कि हमने देखा ls-a लिखता हूं मैं, तो ये जितनी भी फाइल्स यहाँ पे है ये विजिबल कर देगा। फिलहाल प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कोई फाइल ही अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना है, एक फोल्डर बैक आ जाते हैं, यानी पुराना जो हम फोल्डर में थे जहां पे काफी सारी फाइल्स थी वहां पे चल के देखते हैं। तो अब एक और सवाल कि सर एक फोल्डर बैक कैसे आएंगे, यानी डॉक्यूमेंट्स फोल्डर से वापस काली नाम का जो हमारा डायरेक्टरी थी उसमें हम कैसे पहुंचेंगे। तो उसके लिए बहुत ही इजी प्रोसेस है, आपको cd लिखना है स्पेस डबल डॉट लिखना है, जिसका मतलब होता है बैक स्पेस, यानी एक डायरेक्टरी बैक आना। और जैसे ही मैं ये एंटर करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ से डॉक्यूमेंट्स वर्ड तो हट चुका है, पर मुझे कंफर्म कैसे होगा कि मैं उस फोल्डर पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो दो तरीके हैं, पहला मैं pwd लिख के कंफर्म कर दूंगा, तो जैसे ही मैं pwd लिख के एंटर कर रहा हूं मैं देख सकता हूं कि मेरी करंट लोकेशन होम काली है, तो यानी एक फोल्डर में इजीली बैक आ पाया हूं। क्या cd से मैं उसी फोल्डर में जा सकता हूं जो मेरे आसपास अवेलेबल है? नहीं, cd से मैं किसी भी फोल्डर में मूव कर सकता हूं, किसी भी फोल्डर में डायरेक्ट जंप कर सकता हूं, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे उस फोल्डर की कंप्लीट लोकेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूं कि मैं यहां से काली के अंदर डाउनलोड्स के अंदर एक फोल्डर है वहां पहुंच जाऊं, तो मैं उसकी पूरी लोकेशन देके वहां पे डायरेक्ट पहुंच सकता हूं। सो यहां पे पूरी लोकेशन क्या होगी, होम काली डाउनलोड्स एंड बर्बसूट। ओके, डाउनलोड्स के अंदर बर्बसूट नाम का एक फोल्डर था, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं और अगर मैं pwd करूं तो आप देख सकते हैं मेरी लोकेशन चेंज हो चुकी है। तो जरूरी क्या है कि हमें लोकेशंस पता हो। सो यहाँ पे pwd, cd और ls इनका काम तो हमने देख लिया। एक और चीज देखते हैं, यहाँ पे ls में हमने एक -a ऑप्शन देखा था, उसको यूज लेके देखते हैं। तो यहाँ पे ls लिखूंगा, -A लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरे को सारी फाइल्स दिखा रहा है। फिलहाल यहाँ पे फाइल्स ही इतनी है, तो हमने कहा क्यों ना वापस बैक आ जाए, तो cd स्पेस डॉट डॉट एंड cd स्पेस डॉट डॉट, तो हम पहुंच जाएंगे वापस काली डायरेक्टरी में। pwd के जरिए कंफर्म कर लेते हैं। एंड अगर यहाँ पे मैं वापस लिखूंगा ls-A, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से कुछ ज्यादा फाइल्स मेरे को विजिबल है जिनके आगे डॉट्स है, और डॉट वाली फाइल सारी वो फाइल्स होती है जो हिडन फाइल्स होती है, यानी ये सारी हिडन फाइल्स भी विजिबल कर रहा है मेरे सामने। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स टोटल 5 कमांड्स के आज हम प्रैक्टिस करेंगे, जो कि है dir, mkdir, cp, mv एंड rm। ये सारे जो कमांड्स है ये फाइल्स और फोल्डर से रिलेटेड एक्टिविटीज यानी ऑपरेशंस करने के काम आते हैं। कौन क्या काम आएगा ये तो हम धीरे धीरे देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, बिना देरी करते हुए चलते हैं सबसे पहले हमारी वर्चुअल मशीन की तरफ। यहाँ पे हमने हमारी वर्चुअल मशीन को स्टार्ट कर दिया है। काली वर्चुअल मशीन है, फिलहाल काली का ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट है तो लाइनक्स ही, तो कोई भी लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन हम सेम प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, कमांड्स की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें सबसे पहला कमांड है dir। dir बेसिकली एक ऐसा कमांड है जो कि सेम एज ls है। ls क्या था सर, लिस्ट करता था वो तो सारी फाइल्स और फोल्डर्स को, तो सेम वो कमांड काम आता है dir। dir की एक और खास बात है कि यही कमांड लाइनक्स में तो काम आता ही आता है, बस साथ ही साथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो cmd है उसके अंदर भी dir कमांड ही यूज होता है सारी फाइल्स और फोल्डर्स को लिस्ट करने के लिए। तो आइए देखते हैं बेसिकली कैसे काम करेगा। हम टर्मिनल पे जाएंगे, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप सभी को क्लियर विजिबल हो। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे dir एंड एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स इस लोकेशन पे अवेलेबल थे ये वो सारे दिखा रहा है, जो कि सेम ls काम करता था। तो ये तो बहुत ही इजी प्रोसेस, आप सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे फाइल्स और फोल्डर्स दोनों पड़े। नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है mkdir, जो कि काम आता है एक फोल्डर को क्रिएट करने के लिए, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट एंड डायरेक्टरी या फोल्डर। यानी ये क्या काम आ रहा है, किसी फोल्डर को क्रिएट करने के लिए। फोल्डर को हम डायरेक्टरी भी कह सकते हैं और फोल्डर भी कह सकते हैं। फोल्डर होता क्या है, फोल्डर एक ऐसी एंटिटी होती है जिसके अंदर कई सारी फाइल्स या फोल्डर्स स्टोर हो सकते हैं। अगर हम बात करें यही फाइल की, तो फाइल एक ऐसी एंटिटी है जिसके अंदर कुछ डेटा, सेंटेंस या ऐसी इंफॉर्मेशन सेव होती है। तो यहाँ पे हम फोल्डर क्रिएट कर कैसे सकते हैं, तो जैसे अगर हम बात करें GUI फॉर्मेट की, न्यू फोल्डर पे क्लिक करते हैं हम कैसे भी एक अच्छा फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, नाम रख सकते हैं कुछ भी एक फोल्डर का। यहाँ पे उतना ही आसान प्रोसेस है। हमें क्या करना है, इसको क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ CLER के साथ। हमें क्या करना है, यहाँ एक फोल्डर क्रिएट करना है, तो हम लिखेंगे mkdir एंड बहुत ही ईजी तरीके से उस फोल्डर का नाम। तो मान लेते हैं हमें न्यू फोल्डर नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना है। सो यहाँ पे मैंने कोट्स क्यों लगाए हैं, बिकॉज जब भी किसी भी फोल्डर के बीच में, किसी फाइल के बीच में मैं कहीं भी एक फाइल या फोल्डर का नाम लिख रहा हूँ और अगर उसमें कोई स्पेस है
तो वो दो अलग एंटिटीज बन जाती है। तो मेरे को उसको एक सिंगल एंटिटी दिखाने के लिए यहाँ पे सिंगल कोर्स में ओपन क्लोज करना पड़ता है ताकि वो एक सिंगल एंटिटी दिखे, वरना यहाँ पे अगर मैं इनको यूज नहीं लेता तो स्पेस की वजह से दो फोल्डर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ एंड ls या dir लिख के ही देखते हैं, नया कमांड है हमारा। तो dir लिख के अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ न्यू फोल्डर नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे स्लैश क्यों लिखा है, बिकॉज ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं ls लिखूंगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब ये जो हमारा न्यू फोल्डर है जो हमने अभी भी क्रिएट करा mkdir के जरिए, सो mkdir क्या काम करेगा, केवल डायरेक्टरीज या फोल्डर जो दोनों सेम चीजें हैं वो क्रिएट करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड आता है स्टूडेंट्स वो है cp। अब cp क्या है, cp के बारे में साफ लिखा हुआ है कॉपी ऑफ फाइल और फोल्डर, यानी ये काम आता है हमारी किसी भी फाइल या फोल्डर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखने के लिए, दोनों जगह पे रखने के लिए बेसिकली, यानी किसी दूसरी लोकेशन में एक फाइल का क्लोन बनाने के काम आता है cp कमांड। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। नॉर्मली हम GUI में क्या करते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V कर देते हैं लोकेशंस पे जाके, तो यहाँ पे भी हमें वही करना है। हमें बस लिखना है cp एंड देन स्पेस और किसी भी फाइल का नाम। तो यहाँ पे जैसे मैंने ls करके देखा तो काफी सारे फाइल्स और फोल्डर्स यहाँ पे अवेलेबल थे। तो हम क्या करते हैं, किसी फाइल को कॉपी करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा cp testmeta.xml, यानी इस फाइल को मुझे कॉपी करना है। तो अब कहाँ कॉपी करें, तो इसको डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में कॉपी कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में कॉपी करने के लिए मेरे को डॉक्यूमेंट्स की पूरी लोकेशन देनी पड़ेगी, यानी cp के आगे मैं क्या करता हूँ, किस फाइल को कॉपी करना है और कहाँ पे कॉपी करना है, बस मेरे को इतना सा बताना है। बहुत इजी प्रोसेस है कि सर मेरे को फाइल कॉपी करनी है, कि कौन सी फाइल, सो एंड सो फाइल, और उसको कहाँ पे कॉपी करना है उसकी लोकेशन दे दूंगा। तो बस इतना सही तो काम है। तो यहाँ पे लोकेशन दे देते हैं जो कि है होम, फिर हमारी काली डायरेक्टरी की लोकेशन एंड देन यहाँ पे लिख देते हैं डेस्कटॉप। सो हम क्या करने वाले हैं, हमारी testmeta.xml फाइल जो है इसको कॉपी करने वाले हैं डेस्कटॉप पे। एंटर प्रेस करेंगे एंड ls करने हैं, तो ये फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। क्यों है, क्योंकि हमने कॉपी करा है, मूव नहीं करा है। और अब अगर हम देखना चाहें कि डेस्कटॉप पे वो फाइल अवेलेबल है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सर हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम इस फोल्डर में जाके उस फाइल को व्यू करें, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ से देख लें, उस फोल्डर का पूरा लोकेशन देखें। सो हम लिखेंगे ls होम काली एंड देन डेस्कटॉप एंड एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो फाइल्स है, test.ashish एंड testmeta.xml, जो कि हमने अभी अभी कॉपी करी है। बहुत इजी प्रोसेस है कॉपी का, कहीं भी मैं किसी भी फाइल को कॉपी कर सकता हूँ। तो कॉपी तो आप सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मूव, कि सर अगर मैं चाहूँ कि ये फाइल मेरे को यहाँ पे नहीं चाहिए, किसी और फोल्डर में रखना चाहता हूँ पर यहाँ से ही हट जानी चाहिए, अब या तो मैं कॉपी करूँ फिर एक फाइल को डिलीट करूँ, तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। अगर हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है तो क्यों ना हम mv का यूज लें। सो mv जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो काम आता है किसी भी एक फाइल या फोल्डर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखने के लिए। आइए देखते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, जो testmeta.xml फाइल है हमारी, जो कि हमारी मेन डायरेक्टरी में पड़ी है फिलहाल, क्योंकि ls के जरिए तो हमने बस डेस्कटॉप फाइल को व्यू करा है। फिलहाल हमें लोकेशन क्या है कि हम काली फोल्डर के अंदर ही बैठे हैं। तो ये जो हमारी फाइल है हम चाहते हैं यहाँ से हट जाए और डाउनलोड्स में चली जाए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोकेशन लिखेंगे, बहुत ही इजी फॉर्मेट है। एंड यहाँ पे एक और बात बता दूं बेसिकली आपको, जैसे कि मैंने DOW लिखा तो अब मेरे को ऑब्वियस है कि यहाँ पे DOW नाम का एक ही फोल्डर है जो कि है डाउनलोड्स, जिसकी स्टार्टिंग DOW से हो रही है। तो जैसे ही मैं टैब लिखता हूँ, टैब इसको ऑटो फिल कर देगा, जिससे बेसिकली मैं फास्ट वर्क कर पाऊंगा, एफिशिएंट वर्क कर पाऊंगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने DOW लिख के टैब दबाया, ऑटोमेटिकली डाउनलोड वर्क जो था वो फिल हो गया। एंटर प्रेस करूंगा, ls करूंगा, यहाँ से वो फाइल हट चुकी है, आप देख पा रहे हैं testmeta.xml फाइल यहाँ से हट चुकी है। और अगर मैं डाउनलोड डायरेक्टरी में देखना चाहूँ फाइल है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, ls होम काली एंड देन डेस्कटॉप डाउनलोड, सो हम यहाँ पे लिखेंगे होम काली डाउनलोड, एंटर प्रेस करेंगे तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे testmeta.xml नाम की फाइल मूव हो चुकी है। इतना ईजी था किसी फाइल को कॉपी या मूव करना। नाउ सर अगर मैं नहीं चाहता कि जो फाइल है वो, मैं चाहता ही नहीं कि कॉपी पेस्ट करना, मैं चाहता हूँ डिलीट कर दूँ, मेरे काम की नहीं है, उसको हटाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, तो उस केस में हम यूज लेते हैं rm कमांड का। rm यूज आता है किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए। तो अब इस फोल्डर को कैसे यूज लेंगे, बहुत ईजी है। ls करते हैं, यहाँ पे ये सारी फाइल्स और फोल्डर्स अवेलेबल हैं। हम क्या चाहते हैं कि सर हमने जैसा कि डेस्कटॉप फोल्डर में meta-test.xml फाइल को कॉपी करा था, testmeta.xml फाइल को कॉपी करा था, उसको वहां से डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले डेस्कटॉप फोल्डर पे चले जाते हैं ls, तो यहाँ पे testmeta.xml नाम की फाइल क्रिएटेड है। इस फाइल को हम चाहते हैं हम हटा ही दें, हमें नहीं चाहिए फाइल यहाँ पे। तो हम लिखेंगे rm, जिसका मतलब है किसी फाइल को डिलीट करना, एंड देन इजीली हम इस फोल्डर का फाइल का नाम लिख देंगे, testmeta.xml हमने लिख दिया। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा और ls करूंगा, आप देख सकते हैं ये फाइल जो थी यहाँ से डिलीट हो चुकी है। बस इसमें एक और चीज हमें समझने की जरूरत है कि सर फाइल्स तो बहुत इजीली कॉपी पेस्ट मूव डिलीट हो रही है, बट
क्या एक फोल्डर भी ऐसे ही काम हो सकता है? तो यहाँ पे काम करते हैं, cd स्पेस डॉट डॉट करके हम बैक आते हैं, ls करते हैं और हम चाहते हैं कि इनमें से कोई एक फोल्डर को हम डिलीट कर दें। तो हम चाहते हैं कि हम इस न्यू फोल्डर को डिलीट करें। तो नेक्स्ट कमांड हमारे पास जो आता है वो है rm, जो फाइल्स और फोल्डर्स को डिलीट करने की पावर रखता है, कई बार अकेले, कई बार कुछ फंक्शंस के साथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे rm एंड लिखेंगे हमारे फोल्डर का नाम जो कि है न्यू फोल्डर। सो हमने लिखा rm न्यू फोल्डर, और जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने बिना टाइप करे उसको इंस्टेंट कैसे फिल कर दिया। तो इसके दो ऑप्शंस थे, या तो मैं टैब लिख के फिल कर देता तो उस नाम को जो भी फोल्डर था ऑटोमेटिकली फिल हो जाता, या फिर मैं जैसे ही मेरे को कोई की सजेस्ट करता है, कोई वर्ड सजेस्ट करता है, अगर मैं राइट की दबाता हूँ, राइट एरो की दबाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो जो फाइल है वो फिल हो जाती है, ऑटोमेटिक जो नाम है वो फिल हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम rm लिख के एंटर प्रेस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे सामने एक एरर आ रहा है। एरर क्या है कि इज अ डायरेक्टरी, न्यू फोल्डर जो है वो एक फोल्डर है, वो एक डायरेक्टरी है, और rm के पास ऐसे दिखा रहा है कि ये पावर नहीं है किसी फोल्डर या फाइल को डिलीट करने के लिए। फाइल को डिलीट करने की तो है, फोल्डर को डिलीट करने की नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सर हम बहुत ही इजी तरीके से यहाँ लिखेंगे rm-r, जिसका मतलब है रिकर्सिवली, और उस फोल्डर का नाम लिखेंगे तो जो भी उस नाम का फोल्डर होगा rm उसे हटा देगा, क्योंकि -r जो कि rm का एक फंक्शन है वो रिकर्सिवली काम करता है। उसका मतलब है रिकर्सिव वर्क करना, यानी किसी भी फाइल या फोल्डर को जो उसके सामने आई है उसे डिलीट कर दे। एंटर प्रेस करेंगे एंड ls करके देखते हैं कि यहाँ से न्यू फोल्डर डिलीट हो चुका है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज जो हमने कमांड प्रैक्टिस करे, dir जो कि लिस्ट करता है डायरेक्टरीज को, mkdir जो कि फोल्डर को क्रिएट करता है, cp कॉपी करेगा, mv मूव करेगा, rm किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करेगा, किसी ऑप्शन के साथ या अकेले। सो बेसिकली यहाँ पे हम ये टोटल 5 कमांड्स देखेंगे, sudo su, cat, nano, gedit एंड chmod। ये जो 5 कमांड्स हैं ये आज हम प्रैक्टिस करने वाले हो। यकीन मानिए स्टूडेंट्स ये कमांड्स बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे कमांड्स हैं जो कि हमारे फ्यूचर में बहुत काम आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारी काली वर्चुअल मशीन की तरफ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, एक ही कमांड को प्रैक्टिस करना है। सबसे पहला कमांड है sudo su। sudo su है क्या, बेसिकली sudo का मतलब यहाँ पे है रूट प्रिविलेजेस देने वाला है कमांड। इसके आगे लिखा हुआ है ग्रांट रूट प्रिविलेजेस। यानी क्या होता है, बेसिकली अगर हम नॉर्मल विंडोज की बात करें तो जब भी हम एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जैसे सी ड्राइव के अंदर किसी फाइल को डिलीट करना, तो वहां पे हमसे एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन मांगता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन क्या है कि हमें एडमिन यूजर की परमिशन मांगता है कि कोई भी नॉर्मल यूजर इन एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकता विदाउट स्पेशल राइट्स। केवल कौन कर सकता है, केवल एक एडमिन यूजर कर सकता है। तो इसी वजह से हमसे एडमिन परमिशन मांगता है। जैसे हमें परमिशन मिलती है हमारा काम एग्जीक्यूट हो जाता है, हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है वहां पे। सो सेम केस यहाँ पे है लाइनक्स के अंदर। यानी अगर हम कुछ ऐसा काम करना चाहे जो कि एडमिन की बात है, तो एडमिन तो नहीं है लाइनक्स, तो यहाँ पे लाइनक्स में जो एडमिन है उसको हम रूट कहते हैं। और अगर हमें रूट यूजर की परमिशन चाहिए, यानी कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है जो केवल रूट यूजर कर सकता है, तो वहां पे हम sudo कमांड का यूज लेते हैं। किसी भी कमांड को, किसी भी सॉफ्टवेयर को ये रूट परमिशन ग्रांट करने का काम करता है। एंड sudo su जो है, इसके साथ जो su लगा है सुपर यूजर, ये क्या कर रहा है बेसिकली कि हमारा जो टर्मिनल है उसको एडमिन परमिशन ग्रांट कर देता है। मेरे पास दो रास्ते हैं कि मैं हर कमांड के आगे sudo लिखूं अगर मेरे को उसको रूट प्रिविलेजेस देनी है तो, या फिर मैं टर्मिनल में sudo su लिख दूं जिससे मेरे पूरे टर्मिनल को रूट परमिशंस मिल जाएगी। तो बेसिकली यही वो कमांड है जिसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं यहाँ पे आके लिखूं sudo su एंड एंटर प्रेस करूं और काली इसका जो पासवर्ड है वो लिख के एंटर करूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉलर हटके रूट आ गया है और यूजर का नाम भी काली हटके रूट हो गया, जिसका मतलब कि अब मैं एक रूट यूजर बन चुका हूँ। मैं वो सारी एक्टिविटीज कर सकता हूँ जो एक रूट यूजर कर सकता था, फिर चाहे वो कुछ डिलीट करना हो, कुछ इंस्टॉल करना हो, कुछ अपडेट करना हो, XYZ कोई भी एक्टिविटी हो। सो यहाँ पे ये होता है रूट यूजर, जो कि बहुत ही पावर के साथ आता है। जब पहली बार आप काली के अंदर अगर इसको लेंगे, रूट यूजर को एक्सेस करेंगे, तो आपके सामने लिखा हुआ आएगा ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो ये वो ग्रेट पावर है जो कि रूट यूजर है। तो यहाँ पे ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है कैट। पहले मैं ls करता हूँ और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे काफी सारे फाइल्स और फोल्डर्स अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, हम कैट कमांड का यूज कैसे ले सकते हैं और ये क्या काम आता है। कैट बेसिकली एक ऐसा कमांड है जो किसी भी फाइल के अंदर का जो कंटेंट होता है वो शो कर देता है टर्मिनल पे, यानी वो प्रिंट कर देता है टर्मिनल पे। एक फाइल के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी डेटा लिखा हुआ है, वो सारा ये टर्मिनल पे प्रिंट कर देगा। यानी फाइल के अंदर क्या लिखा है ये देखने में हमारी कैट कमांड हेल्प करता है। तो और इसको एक बार टेक्स्ट करके देखते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे। सो यहाँ पे जो हमारी meta-test.html फाइल है, अगर हमें देखना है इसके अंदर क्या लिखा है, तो हम बस यहाँ पे लिखेंगे कैट एंड देन फाइल का नाम जो कि है meta-test.html। एंड अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, कैट क्या करेगा कि इस फाइल के अंदर का जो भी कंटेंट है वो टर्मिनल पे प्रिंट कर देगा। तो जैसे ही मैं एंटर करूँ आप देख सकते हैं जो बेसिकली पूरा कंटेंट है यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ऐसे ही जो नैनो कमांड है वो क्या काम आता है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा, हमने एक फाइल के अंदर के कंटेंट को व्यू करा।
अगर मैं इस फाइल में एडिटिंग करना चाहता हूँ, मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं विंडोज़ में नोटपैड के जरिए करता हूँ, वर्ड के जरिए करता हूँ, या किसी भी MS या माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट के जरिए करता हूँ, फिलहाल मैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको कैसे परफॉर्म करूँगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, GUI का अलग ऑप्शन है, और कमांड लाइन के जरिए अगर मैं एडिटिंग करना चाहता हूँ तो वहाँ पे मेरे पास आता है नैनो। तो नैनो क्या है, एक लाइनक्स फाइल एडिटर है, यानी फाइल्स के अंदर चेंजेस करने के लिए, फाइल्स क्रिएट करने के लिए, फाइल्स में मॉडिफिकेशन करने के लिए हम नैनो कमांड को यूज लेते हैं। नैनो एक एडिटर है बेसिकली। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नैनो एंड देन इस फाइल का नाम, एंड जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे कमांड लाइन एडिटर चालू हो गया है, जिसमें बेसिकली ग्राफिकली कुछ नहीं है, बट यहाँ पे मैं कमांड्स के जरिए सारे काम कर सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पे प्रॉपर एडिटर है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस है अलग अलग चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए। एग्जिट करने के लिए यहाँ पे Ctrl+X ऑप्शन आता है, जैसे ही मैं Ctrl+X करूंगा ये यहाँ पे, ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे Ctrl+X टू एग्जिट लिखा हुआ है, तो मैं Ctrl+X दबा रहा हूँ एंड यहाँ से मैं एग्जिट हो चुका हूँ। तो ये तो था हमारा नैनो एडिटर। बेसिकली फाइल को चेंजेस करने के लिए, फाइल में चेंजेस करने के लिए हम नैनो कमांड का यूज लेते हैं, अगर हमें उसमें कमांड लाइन के जरिए कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं तो। बट यहाँ पे अगर मैं नैनो से थोड़ा जंप मारूं gedit की तरफ, तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर है जो कि मेरे को पावर देता है सेम फाइल्स के अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा gedit, ओके वेट अ सेकंड, एंड अगर मैंने यहाँ पे लिखा gedit और फाइल का नाम एंड एंटर प्रेस करा, तो आप जल्दी ही देखेंगे यहाँ पे कि एक नोटपैड ओपन हो जाएगा, नोटपैड की तरह एक सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा जो कि मेरे को पावर देगा फाइल में चेंजेस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं GUI की तरीके से बेसिकली कोई भी फाइल में चेंजेस कर सकता हूँ, सर्च और सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ पे यूज ले सकता हूँ। तो ये एक एडिटर है फाइल क्रिएटिंग के लिए, फाइल में मॉडिफिकेशन करने के लिए, उसको सेव करने के लिए हम इन एडिटर्स का यूज लेते हैं। कमांड लाइन में हमारे पास नैनो है और ग्राफिकल यूज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। फिलहाल हम यूज ले रहे हैं gedit। तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा कि हम इसको कैसे यूज ले रहे हैं। अगर मैं यहाँ एक फाइल क्रिएट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, तो मैं पहले ls टाइप कर रहा हूँ, देखता हूँ यहाँ पे कोई भी नॉर्मल फाइल क्रिएटेड नहीं है, तो मैं यहाँ लिखूंगा gedit ashish.txt। वैसे लाइनक्स में एक्सटेंशन का कोई रोल नहीं है, बट फिर भी मैं एक फाइल का नाम रख रहा हूँ ashish.txt, एंटर प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस नाम की एक फाइल क्रिएट हो गई है। इसमें मैं लिख रहा हूँ हाय हाउ आर यू, एंड साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसमें एक छोटा सा कोड भी लिख दें, लाइनक्स का एक छोटा सा कमांड भी लिख दें। तो मैं यहाँ पे एक कमांड लिख देता हूँ जो कि है एको कमांड, जो कि बेसिकली प्रिंट करने के काम आता है टेक्स्ट को, और इसके आगे मैं लिख देता हूँ हाउ आर यू। ओके, सो बेसिकली मैंने यहाँ पे इस कमांड को लिख दिया, सेव कर देता हूँ एंड देन मैं से क्लोज कर देता हूँ। सो स्टूडेंट्स फिलहाल हमने एक फाइल क्रिएट करी है, ls करके देखते हैं क्या ये फाइल क्रिएटेड है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं ashish.txt नाम की फाइल क्रिएट हो चुकी है gedit सॉफ्टवेयर के जरिए। अगर ये फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड होती है और मैं लिखता gedit ashish.txt तो क्या होता, तो सर ये फाइल ओपन हो जाती, मैं इसमें चेंजेस कर सकता। तो अगर फाइल नहीं है तो क्रिएट हो जाएगी। अब ये फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है, बट फाइल से रिलेटेड हमें कुछ बातें समझनी और जरूरी है कि जब भी हम एक फाइल क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर कुछ परमिशंस होती है। कैसी परमिशंस होती है, कुछ ऐसी परमिशंस होती है जो कि पावर देती है उस फाइल को कि कौन उसको एक्सेस कर सकता है, कौन उसको रीड कर सकता है, कौन उसमें चेंजेस कर सकता है। तो यानी 3 पावर्स एक फाइल के पास होती है यहाँ पे, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूशन। तो अब ये जो हमारी 3 परमिशंस है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, जिसको हम R, W और X के हिसाब से डिनोट करते हैं, ये परमिशंस है, ये वो काम है जो एक फाइल पे परफॉर्म करे जा सकता है। तो आइए देखते हैं अभी हमने जो फाइल क्रिएट करी इसके पास क्या क्या परमिशंस है, यानी एक एडमिन यूजर या फिर एक नॉर्मल यूजर इस फाइल पे क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या एक्टिविटीज कर सकता है। तो उसके लिए हम ls-l लिखेंगे जो कि हमें डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिखाएगा अपनी सारी फाइल्स की, फोल्डर्स की। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस कर आप देख सकते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन शो हो रही है यहाँ पे। अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँ ताकि आप सभी को साफ दिखे ये, एंड वापस से सेम कमांड रन करूँ तो आप देख सकते हैं अब सब कुछ अरेंज दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ पहली फाइल को तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल रीड और राइट की परमिशन ही अवेलेबल है। सो स्टूडेंट्स जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस फाइल के पास बाय डिफॉल्ट 2 ही परमिशन है, रीड और राइट की, जो कि R और W बता रहे हैं यहाँ पे। तो एक परमिशन की कमी है जो कि एग्जीक्यूट, यानी इस फाइल के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं उसको रीड कर सकता हूँ, ठीक है, मैं उसमें चेंजेस भी कर सकता हूँ जो कि नॉर्मली हम फाइल्स में कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, रन नहीं कर सकता, यानी जो मैंने एको कमांड लिखा था वो वर्क नहीं करेगा। तो अगर हमें किसी फाइल को परमिशन देनी है या उससे कोई परमिशन लेनी है, यानी अगर मैं नहीं चाहता कि कोई भी यूजर इसमें कोई चेंजेस कर सके, इसको राइट कर सके, तो मैं ये परमिशन इससे ले भी सकता हूँ। अब ये पावर हमें कौन देगा, रूट यूजर तो देगा ही नो डाउट, बट रूट यूजर के साथ साथ हमें चाहिए यहाँ पे chmod, जिसका मतलब है चेंज मोड। ये क्या काम आता है, ये जितनी भी डायरेक्टरीज हैं, जो फाइल्स हैं, उनकी परमिशंस को चेंज करने के लिए हमारे काम आता है। यानी मैं किसी भी फाइल से, किसी भी फोल्डर से रीड, राइट, एग्जीक्यूट की परमिशन ले भी सकता हूँ और दे भी सकता हूँ। तो और अलग अलग ग्रुप्स में भी इसको यूज लिया जा सकता है, यूजर ग्रुप, एडमिन ग्रुप, जो मैं ग्रुप्स में भी यूज लिया जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे इस कमांड के जरिए हम क्या करेंगे, इस फाइल को परमिशन देंगे एंड इससे कुछ परमिशंस लेंगे भी। तो चलो सबसे पहले कुछ परमिशंस लेके देख लेते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे chmod, एंड इस कमांड को यूज लेना बहुत ही ईजी है।
अगर मेरे को कोई परमिशन देनी है तो मैं प्लस यानी एडिशन का यूज लूंगा, और अगर मेरे को कोई परमिशन लेनी है तो मैं निगेशन यानी माइनस का यूज लूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस, जिसका मतलब मैं परमिशन ले रहा हूँ, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ W, जिसका मतलब है राइट, और आगे मैं बता देता हूँ कौन सी फाइल के साथ ऐसा करना है। तो मैं फाइल का नाम लिख दूंगा, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ और ls-l लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो राइट की परमिशन थी वो जा चुकी है, यानी इस फाइल को हम ओपन कर सकते हैं बट अब इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। और अगर हम इसको चाहते हैं परमिशंस देना तो अब मैं राइट और एग्जीक्यूट दोनों परमिशन इसको दे देता हूँ। सो वो मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा chmod प्लस राइट एंड एग्जीक्यूट, जिसका मतलब है W एंड X, एंड यहाँ पे फाइल का नाम एंड एंटर, एंड फिर से ls-l लिख के देखते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इस फाइल के पास रीड, राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशन जो है वो अवेल हो चुकी है। एग्जीक्यूट करने के लिए हम एक और कमांड का यूज लेते हैं जो फिलहाल यहाँ पे नहीं है, बट टेस्टिंग के लिए मैं हल्का सा बता रहा हूँ कि अगर मैं /ashish.txt लिख के अब एंटर प्रेस करूंगा तो हाउ आर यू प्रिंट हो रहा है, जो कि इको के अंदर लिखा था, यानी वो कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये इसकी पावर है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको sudo su cat nano gedit एंड chmod चेंज मोड ये सारे कमांड समझ आ गए होंगे, जो कि हमें लाइनक्स को यूज करने में बहुत कम आएंगे। तो आइए देखते हैं बेसिकली क्या है ये कमांड और हम क्या क्या सीखने वाले हैं आज स्टूडेंट्स। आज टोटल हम सीखेंगे 5 कमांड: $bash, apt-get update, apt-get upgrade एंड apt-get install और किसी सॉफ्टवेयर का नाम। यहाँ पे एट द एंड हम क्या सीखेंगे कि सर हम किसी सॉफ्टवेयर को कैसे रन कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर को अपडेट कैसे कर सकते हैं और हमारे सिस्टम को कैसे अपडेट कर सकते हैं। ये सारी बातें आज हम सीखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले कमांड के साथ, जिसका छोटा सा इंट्रो हमने लास्ट वीडियो में भी देख लिया था, जो कि है $। सो $/ क्या कमांड है और ये क्या काम आता है, ये देखने के लिए हम चलते हैं हमारी काली वर्चुअल मशीन की तरफ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने हमारी वर्चुअल मशीन को ओपन कर लिया है, देख लाइनक्स मशीन को ओपन कर लिया है। इसके अंदर देखते हैं बेसिकली कमांड्स क्या और कैसे काम आएंगे। सो यहाँ पे अगर मैं ls जो कि लिस्ट डायरेक्टरी का कमांड था लिख के एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ashish.txt नाम की एक फाइल पड़ी है। अगर मैं ls-l लिखूं और एंटर प्रेस करूं तो मैं हर फाइल की परमिशन देख सकता हूँ, और ये जो हमारी ashish.txt फाइल है इस फाइल के पास रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में chmod के जरिए कैसे परमिशन देनी है, कैसे लेनी है, सारा काम सीख लिया था। हमें यहाँ पे क्या करना है, फिलहाल हमें यहाँ पे इस एग्जीक्यूटेबल परमिशन को यूज लेके इस फाइल को रन करना है। तो रन करने के लिए हमें जो कमांड यूज आता है वो है ये $। ये $/ क्या करेगा, ये किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है, जैसे कि बैश कमांड। सो ये एज इट इज बैश कमांड की तरह वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ashish.txt एंड एंटर प्रेस करूं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो हमारा इको कमांड था वो वर्क कर रहा है और हाउ आर यू जो है वो प्रिंट हो रहा है। सो ये है किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस, यानी किसी भी फाइल को अगर मैं रन करना चाहता हूँ, किसी शेल स्क्रिप्टिंग को, शेल प्रोग्राम को रन करना चाहता हूँ, तो जो सबसे इजी तरीका है वो ये है कि $/ लिख के मैं उस फाइल का नाम लिख के एंटर प्रेस कर दूं, फाइल ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। ऐसे ही सेम टू सेम अगर इस फाइल को मैं रन करना चाहता तो मैं यहाँ बैश लिख के भी इसको रन कर सकता था। दोनों ही सेम कमांड है, दोनों ही शेल फाइल्स को, शेल प्रोग्राम्स को रन करने के लिए बनाए हुए कमांड्स हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूं ashish.txt एंटर प्रेस करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम टू सेम आउटपुट जनरेट हुआ है। थोड़े बहुत चेंजेस ही है, बस यहाँ पे नॉट फाउंड की जगह कमांड नॉट फाउंड लिखा है, बस इतना सही डिफरेंस है। तो ये दोनों कमांड्स हमारे फाइल्स को एग्जीक्यूट करने के काम आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, जो कि है apt-get update। अब apt-get update कमांड क्या काम करता है स्टूडेंट्स, एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं। मान लेते हैं जब हम एक एंड्रॉइड लेते हैं जो कि ऑलरेडी एक लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम एंड्रॉइड डिवाइस में ये होता है कि वो जो हमारा प्ले स्टोर है जिससे हम सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, अपडेट करेंगे, सबसे पहला काम होता है उस प्ले स्टोर को अपडेट करना। यानी प्ले स्टोर का जो लेटेस्ट वर्जन है वो हमारे मोबाइल में होना चाहिए ताकि हम सारे लेटेस्ट ऐप्स, लेटेस्ट सिक्योरिटी को यूज ले सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर को हम अपडेट करते हैं जिसके जरिए हम आगे आने वाले कुछ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, अपडेट करेंगे, जो कि है प्ले स्टोर। प्ले स्टोर को अपडेट करने के लिए जब हम उस पर राइट क्लिक करके उसके लेटेस्ट अपडेट ढूंढते हैं, जिस भी तरीके से उसे अपडेट करते हैं, यहाँ पे सेम प्रोसेस हम लिखते हैं apt-get update के जरिए। apt-get update से क्या होगा कि हमारा जो प्ले स्टोर है, लाइनक्स का जो प्ले स्टोर है जो कि apt, उसकी जो रिपोजिटरीज हैं वो अपडेट हो जाएगी ताकि हम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का लुत्फ उठा सके, यानी हम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को यूज ले सके। तो apt-get update क्या कर रहा है, ना ये किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहा है, ना ये किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहा है, ना ही हमारे सिस्टम में किसी भी डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहा है। इंस्टेड ऑफ ये कर क्या रहा है, ये हमारे प्ले स्टोर को अपडेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे apt-get update एंड जैसे ही मैं apt-get update लिख के एंटर प्रेस करूंगा मेरे सामने यहाँ पे एक एरर आ गई है। एरर क्या बता रही है, एरर में हमें एक बात बहुत क्लियर लिखी हुई दिखी है जो कि बता रहा है परमिशन डिनाइड। इसका मतलब मेरे पास परमिशन नहीं है इस कमांड को रन करने की। तो किसके पास हो सकती है, बट ऑब्वियस है कि सर रूट यूजर के पास ही होगी।
तो हम यहाँ पे सबसे पहले रूट यूजर बन जाते हैं, तो हम यहाँ करेंगे sudo su एंड देन पासवर्ड लिख देंगे। सो अब मैं यहाँ पे रूट यूजर बन चुका हूँ। रूट यूजर बनने के बाद क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे apt get अपडेट, एंटर प्रेस करूंगा तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लिंक्स, कुछ जो यूआरएल्स हैं वो अपडेट हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये वो सारी यूआरएल्स हैं, सारे एड्रेसेस हैं जहां से मैं सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर सकता हूँ या अपडेट कर सकता हूँ। और फिलहाल ये यूआरएल्स अपडेट हो रही है, तो ये मेरे लिए बहुत यूजफुल रहेगा ताकि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, लेटेस्ट अपडेट्स जो है ये अपने अंदर इंक्लूड कर ले, और जब भी मैं किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की कोशिश करूँ तो मुझे वो लेटेस्ट वर्जन मिले, और साथ ही साथ अगर कोई नया सॉफ्टवेयर ऐड हुआ है तो मैं उसको भी इंस्टॉल या अपडेट कर सकूं केवल इन रिपोजिटरीज की मदद से। सो यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही हम बाकी के अपडेट या अपग्रेड या इंस्टॉल प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो जरूरी क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम आप इसको परफॉर्म कर लें ताकि आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं apt get अपडेट कमांड अपना वर्क कर चुका है, वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं apt get अपग्रेड क्या काम करता है। तो अपग्रेड का मतलब यह है, जैसे आप प्ले स्टोर का एग्जांपल अगर हम ले तो आप वहाँ पे जाके क्या करते हैं, अपडेट ऑल एप्स करते हैं। तो जितने भी आपके कंप्यूटर में या फिर आपके मोबाइल में एप्स इंस्टॉल थे वो सब अपडेट हो जाते हैं, लेटेस्ट वर्जन के ऐप जो है वो आ जाते हैं। तो ये सेम काम करता है apt get अपग्रेड। ये हमारे लाइनक्स में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी टूल्स हैं, जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं, पेलोड्स हैं, जितनी भी स्क्रिप्ट्स और पैकेजेस हैं, इन सभी को ये यहाँ पे अपडेट करने का काम करेगा। तो हमें इसके लिए बहुत इजी कमांड लिखना है apt get अपग्रेड, एंड जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ ये मुझसे येस या नो की परमिशन मांगेगा। फिलहाल मैं इसको नो कर रहा हूँ, बट आप लोगों को वाई लिख के एंटर प्रेस करना है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, डू यू वांट टू कंटिन्यू येस एंड नो। आप वाई लिख के जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे अपग्रेड का जो प्रोसेस है वो चालू हो जाए। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको कितनी स्टोरेज चाहिए, कितनी ये जगह लेने वाला है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे शो कर रहा है। क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसलिए मैं इसको अभी कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, बट आपको ये रिकमेंड है कि जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, पहली बार लाइनक्स को इंस्टॉल करते हैं, तो एक बार इन एक्टिविटीज को जरूर परफॉर्म करें। फिलहाल मैं नो कर रहा हूँ, एंटर प्रेस कर दिया, अब प्रोसेस जो है वो अबाउट हो चुका है। अब मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट है apt get इंस्टॉल। ये वो कमांड है जो किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के हमारे काम आएगा। मान लेते हैं हमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, सो इंस्टॉल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इंस्टॉल करने के लिए हम apt get इंस्टॉल कमांड का यूज देंगे। जैसे कि हम प्ले स्टोर में जाते हैं, इजीली किसी ऐप को सर्च करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, इंस्टॉल बटन पर क्लिक करते हैं, वो इंस्टॉल हो जाता है। ये तो हो गया GUI पैटर्न। अब यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस के जरिए हम एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना है apt get इंस्टॉल एंड देन सॉफ्टवेयर का नाम। मैं कोई भी सॉफ्टवेयर का नाम लिखूंगा वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं gedit लिख रहा हूँ, जो कि एक टेक्स्ट एडिटर है जिसके बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो हो सकता है इसे इंस्टॉल ना करे। अगर अपडेटेड वर्जन होगा तो ये अपडेट जरूर कर देगा। एंटर जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ ये अपना काम कर रहा है, और यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, gedit इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन 40.1 से लेके 3 के बीच में। तो इसका मतलब यहाँ पे कि gedit जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड भी है और लेटेस्ट वर्जन भी अपडेटेड है। तो ऐसे ही कोई भी टूल मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ मेरी वर्चुअल मशीन में, मेरी लाइनक्स मशीन के अंदर, वर्चुअल हो चाहे नहीं हो फर्क नहीं पड़ेगा, लाइनक्स मशीन में कोई भी टूल इंस्टॉल करना है आपको, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है आपको, बस apt get इंस्टॉल एंड उस सॉफ्टवेयर का सही नाम लिखना है। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे टोटल 5 कमांड जो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं apt से रिलेटेड, रिपोजिटरी से रिलेटेड, जो कि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। उम्मीद है आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो भी लाइनक्स के बारे में सीखना चाहते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज सब्सक्राइब काफी कम लोग करते हैं चैनल को। तो स्टूडेंट्स देखते हैं बेसिकली आज हम यहाँ पे क्या क्या सीखने वाले हैं। यहाँ पे आज हम देखेंगे टॉप कमांड, किल कमांड, W, who am I एंड टच कमांड। ये पांचों जो हमारे कमांड्स हैं इनको प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये क्या काम आते हैं साथ ही साथ ये देखने वाले हैं। छोटा सा अगर इंट्रो हम देखें तो टॉप के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है शोइंग लाइनक्स प्रोसेसेस, यानी ये लाइनक्स के जो प्रोसेस चल रहे होते हैं वो बताता है। जैसा कि अगर हम बात करें विंडोज की, तो विंडोज में हम क्या करते हैं, विंडोज में हम इजीली जाके लिखते हैं कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, तो हमारे सामने टास्क मैनेजर ओपन रहता है, या फिर अगर हम सर्च में टास्क मैनेजर लिखे तो वो ओपन हो जाता है। वो हमें बताता है कौन सा प्रोसेस चल रहा है, कौन सीपीयू को कितना यूटिलाइज कर रहा है, कौन मेमोरी को कितना यूटिलाइज कर रहा है, प्रोसेस आईडीज क्या है, और ये XYZ इन्फॉर्मेशन जो है ये सारी हमें शो होती है ग्राफिकली विंडोज में। एज इट इज अगर हम कमांड लाइन के जरिए ये इन्फॉर्मेशन देखना चाहे तो वहां पे हमारे काम आता है टॉप कमांड। इसको यूज लेके देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। देन है किल कमांड, ये किसी भी चलते हुए प्रोसेस को बंद करने के काम आता है। टर्मिनेट प्रोसेस मैन्युअली, यानी मैन्युअली मैं किसी भी प्रोसेस की प्रोसेस आईडी लिखूंगा एंड देन मैं उसको क्लोज कर सकता हूँ। नेक्स्ट है W कमांड, बहुत ही इंटरेस्टिंग कमांड है ये। केवल W कमांड जो है ये क्या काम आता है, ये हमें बताता है हु इज लॉग्ड ऑन एंड व्हाट दे आर डूइंग, यानी कौन कब लॉग इन हुआ, लॉकडाउन हुआ और क्या काम कर रहा है। ये सारे जो लॉग्स है ये हमें यहाँ पे दिखाता है W कमांड।
देन हमारे पास आता है हु एम आई कमांड। हु एम आई कमांड क्या करेगा सर, ये डिस्प्ले करता है जो भी यूजर लॉगिन है उसको, यानी फिलहाल कौन सा यूजर लॉगिन है, कौन वर्क कर रहा है, ये वो बताता है कि सर करंट यूजर जो है उसका नाम क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टच कमांड। ये भी एक अच्छा कमांड है। ये क्या काम आता है, जैसे कि हम कैट कमांड का यूज लेते थे जो फाइल के अंदर का कंटेंट व्यू करता था, जी एडिट या नैनो का यूज करते थे फाइल को क्रिएट करने के लिए, वैसे ही टच कमांड है। ये किसी भी फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए, चेंजेस करने के लिए, फाइल के टाइम स्टैम्प देखने के लिए काम आता है। और मेन जो काम है जो यहाँ लिखा हुआ है वो है क्रिएटिंग एम्प्टी फाइल्स, यानी अगर मैं खाली फाइल क्रिएट करना चाहूँ जिसके अंदर कोई भी तरीके का कंटेंट मैं नहीं ऐड करना चाहूंगा, तो उस केस में मैं यूज लेता हूँ टच कमांड का। उम्मीद है ये पांचों कमांड्स का आपको आइडिया लग गया होगा। अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं और अच्छे से समझते हैं कौन सा कमांड हमारे क्या और कितना काम आ सकता है। तो चलते हैं हमारी लाइनक्स मशीन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम पहले कमांड को ट्राई करने वाले हैं जो कि है टॉप। तो टॉप लिख के बाय डिफॉल्ट मैं ऐसे ही एंटर प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करा, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस आईडी, यूजर और कुछ कॉलम शो हो रहे हैं, उनके अंदर डिटेल्स शो हो रही है। ये कॉलम्स क्या क्या है और डिटेल्स क्या है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार इसको व्हाइट डिस्प्ले पे ओपन कर देते हैं ताकि हम इसको अच्छे से देख सकें यहाँ पे। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, उसको फुल डिस्प्ले कर रहे हैं एंड यहाँ पे थोड़ा जूम भी कर लेते हैं आप लोगों के लिए अच्छा क्लियर हो जाए। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टॉप कमांड हमारा रन हुआ, इसने हमें काफी सारी डिटेल्स यहाँ पे समरी दिखा रहा है और यहाँ पे जो ऑल ओवर जो डिटेल्स हमें टास्क मैनेजर में दिखती है एज इट इज वैसे ही दिखा रहा है। जिसमें सबसे पहला जो हमारा कॉलम है वो है पीआईडी का। पीआईडी का मतलब होता है प्रोसेस आईडी। जो भी सिस्टम में प्रोसेस चल रहा होता है उसको एक आईडी जरूर मिलती है, उसी के जरिए हम उसे क्लोज करते हैं या उस पर आगे की एक्टिविटीज करते हैं, तो ये है वो पीआईडी। उसके बाद कौन सा यूजर किस एक्टिविटी को यूज ले रहा है, यानी जो भी काम चल रहा है, जो भी प्रोसेस चल रहा है, उसको कौन सा यूजर यूज ले रहा है। फिलहाल हमारे पास दो यूजर है, काली यूजर और एक रूट यूजर। तो इन दोनों में से कौन सा किस प्रोसेस को यूज ले रहा है वो यहाँ पे शो होता है। देन है पीआर। पीआर का मतलब होता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी ये बताती है कि कौन से प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए, रन होने के लिए हायर प्रायोरिटीज दे रखी है या लोअर प्रायोरिटीज, यानी कम प्रायोरिटीज है कि भाई कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। देन हमारे पास है एनआई। तो एनआई जो है ये भी हमें बेसिकली इसका जो नंबर है ये शो करता है कि प्रायोरिटी कितनी ज्यादा है। जैसे ही अगर माइनस में प्रायोरिटीज आ रही है तो इसका मतलब बहुत कम है, और प्लस में अगर कोई नंबर आ रहा है, प्लस में अगर कोई भी वैल्यूज आ रही है तो इसका मतलब है उसकी प्रायोरिटीज हाई है। और देखते हैं वीआईआरटी का मतलब है वर्चुअल मेमोरी। तो ये वर्चुअल मेमोरी कौन ले रहा है, कितनी ले रहा है, वो यहाँ पे शो करा जाता है। देन हमारे पास आता है आरईएस, जो कि हमें ये बताता है कि कितनी मेमोरी ऐसी है जो नॉन स्वैप्ड है और कोई सिस्टम यूज ले रहा है, कोई सॉफ्टवेयर यूज ले रहा है, तो वो यहाँ पे शो करता है। एसएचआर हमें बताता है कितनी शेयर्ड मेमोरी है, यानी कितनी मेमोरी शेयर करी जा रही है, कितनी मेमोरी यूज ले रहा है एक सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे जो एस कॉलम है ये हमें ये बता रहा है कि जो भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उनका करंट स्टेटस क्या है, क्या वो स्लीपिंग मोड में है, क्या वो इनएक्टिव है, क्या वो एक्टिव है, ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे शो करता है। देन सीपीयू, तो ये आप सभी को पता होगा कितना सीपीयू मेमोरी जो है वो यूटिलाइज हो रही है, कितना सीपीयू प्रोसेसिंग यूटिलाइज हो रही है, वो यहाँ पे शो करता है। देन मेमोरी आ जाएगा जो डायरेक्ट बता रहा है हमें कि कितनी मेमोरी यूटिलाइज हो रही है। देन उसके बाद कितना टाइम लिया जा रहा है, कितने टाइम से प्रोसेस चालू है, जो टाइम डिटेल्स है वो सारी यहाँ पे शो कर रहा है। एंड देन आता है कमांड। तो ये बता रहा है कि भाई कौन सा कमांड रन हो रहा है या कौन सा फाइल है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है, जो सॉफ्टवेयर का नाम होता है वो यहाँ पे हमें शो हो जाता है। तो ये बेसिकली है टॉप कमांड। इसके अंदर और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि आप हेल्प या मैनुअल के जरिए देख सकते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे एम लिखूं तो मैं मोड चेंज कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो सीपीयू यूटिलाइजेशन के हिसाब से प्रोसेस को अरेंज कर सकता हूँ और भी काफी सारे चेंजेस कर सकता हूँ, जो कि आप हेल्प या मैन के जरिए टॉप के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे हम क्लोज करते हैं और क्लोज करने के लिए किसी भी प्रोसेस को हम यूज लेते हैं Ctrl+C, जिसका मतलब होता है किसी भी प्रोसेस को फोर्स स्टॉप करना यानी रोक देना। तो नेक्स्ट कमांड देखते हैं स्टूडेंट, जो कि है किल। अब किल क्या कमांड है और ये क्या काम आता है, तो किल का मतलब है ये किसी भी रनिंग प्रोसेस को बंद कर देगा। तो हम एक काम करते हैं, वापस स्टॉप लिख के एंटर प्रेस करते हैं ताकि यहाँ पे चालू हो जाए। एक न्यू टैब ओपन करते हैं, इसको जूम करते हैं, रूट प्रिविलेजेस जो है वो हम दे देते हैं यहाँ पे sudo su के जरिए। एंड ओके ग्रेट, उम्मीद आपको विजिबल होगा। अब यहाँ पे पहले डिस्प्ले पे जाते हैं और हम यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं। इनमें से अगर हम चाहें तो किसी भी प्रोसेस को बंद कर सकते हैं, लाइक ये 979 जो प्रोसेस आईडी है, हम चाहते हैं कि हम इस प्रोसेस को बंद कर दें। फिलहाल ये मेमोरी काफी ज्यादा ले रहा है तो हो सकता है कोई काम का प्रोसेस हो, तो हम एक काम करते हैं 39 रूट के अंदर जो है जो जीरो प्रोसेस चल रहा है उसको बंद कर देते हैं, वो बंद हो ही गया वैसे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने टॉप कमांड चालू कर दिया है। सेकंड टैब में हम क्या करेंगे, जो भी प्रोसेस आईडी हम चाहते हैं बंद करना उसका नंबर लिख के उसको किल कर देंगे, उसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेसिकली कि हमने क्या क्या यूज लिया। फिलहाल हमने क्योंकि टॉप कमांड रन करा है तो टॉप भी यहाँ पे शो कर रहा है, ये रहा। टॉप की प्रोसेस आईडी क्या है वो देख लेते हैं एक बार, हल्का सा वेट करते हैं। ओके, टॉप की प्रोसेस आईडी है 23838। ओके, सो 23838 प्रोसेस आईडी को आप बंद करना चाहते हैं, यानी स्टॉप कमांड को बंद करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, न्यू टैब में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे किल एंड यहाँ प्रोसेस आईडी लिख देंगे 23838। ओके वेट अ सेकेंड, यहाँ पे हम लिखेंगे किल
एंड नमलॉक ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 23838। ओके, एंड अब हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो प्रोसेस ओपन था टॉप कमांड का ये हो जाएगा क्लोज। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, एंटर प्रेस करेंगे एंड अब हम यहाँ पे टॉप में जाके देखते हैं तो यहाँ पे 23838 नाम की जो प्रोसेस आईडी थी क्या वो क्लोज हुई है या नहीं हुई है। ओके, सो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली क्लोज हो गई। ये जो चलते रनिंग प्रोसेस था ये बंद हो गया और हमारे पास वापस हमारा टर्मिनल शो हो गया। सो इसका मतलब किल कमांड के जरिए मैं किसी भी रनिंग प्रोसेस की प्रोसेस आईडी लिख के उसको क्लोज कर सकता हूँ। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको किल का काम समझ आ गया होगा। ऐसे ही किसी भी सिस्टम का प्रोसेस आईडी देखने के लिए हमारे पास कई सारे अलग अलग कमांड्स है जो हम यूज ले सकते हैं, जो कि हम फ्यूचर में देखेंगे। नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है डब्ल्यू। उससे पहले मैं डिस्प्ले क्लियर कर देता हूँ एंड यहाँ पे अब थोड़ी डिस्प्ले साफ हो गई है क्लियर कमांड के जरिए, ताकि हम इस पर अच्छे से वर्क कर सके फिर से। एंड अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज लेंगे डब्ल्यू कमांड। सो डब्ल्यू कमांड क्या काम आता है हमें, ये हमें बताता है कि जो भी यूजर लॉगिन है वो कब हुआ था लॉगिन और उसने क्या क्या एक्टिविटीज करी, यानी लॉगिन एक्टिविटीज बताता है। सो डब्ल्यू लिख के हम एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे हमें डेटा तो शो हो रहा है बट हम थोड़ा सही से देख नहीं पा रहे हैं, तो हम इसे जूम आउट करते हैं एंड ओके, एंड फिर से हम W लिख के एंटर प्रेस करते हैं। हल्का सा जूम आउट करने की हमें जरूरत है इसे। ओके, सो यहाँ पे अब जो डेटा है वो थोड़ा अरेंज फॉर्मेट में आ गया है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, पहला बता रहा है यूजर, यानी कौन सा यूजर लॉगिन हुआ और वो लॉगिन कब हुआ, वो कितने टाइम आइडल बैठा, उसने कितना टाइम प्रोसेसिंग को यूज लिया, ये सारी चीजें यहाँ पे बता रहा है। तो ये लॉग्स बताने के लिए कि कौन लॉगिन हुआ था और कब हुआ था, कौन सी यूजर क्या एक्टिविटी करी है, ये सब देखने के लिए हम यूज लेते हैं डब्ल्यू कमांड को। इसकी हेल्प में जाएंगे तो इससे रिलेटेड हमें और भी डिटेल शो हो जाएगी स्टूडेंट्स। सो उम्मीद है डब्ल्यू कमांड का वर्क भी आपको समझ आ गया होगा। ये हमें लॉगिन लॉग्स बता रहा है देखा जाए तो। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास है वो है हु एम आई। हु एम आई क्या है, मैं कौन हूँ। एज इट इज यहाँ पे जो वर्ड है वही उसका मतलब है। ये हमें बताता है कि जो करंट यूजर लॉगिन है वो कौन है, उस यूजर का नाम क्या है। टेस्ट करते हैं इसको, हम यहाँ पे लिखेंगे हु एम आई। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम एंड एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डायरेक्ट बता रहा है यूजर का नाम जो कि फिलहाल टर्मिनल पे एक्टिव है, जो कि है रूट यूजर। अगर मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ यानी रूट यूजर से बाहर आता हूँ और अब लिखता हूँ हु एम आई एंड एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे काली शो कर रहा है कि सर अभी आप काली यूजर हैं। तो बेसिकली अभी मैं कौन सा करंट यूजर एक्टिव है, कौन सा करंट यूजर वर्क कर रहा है, अगर मेरे को वो देखना है तो मैं हु एम आई कमांड का यूज लेता हूँ। इसमें और भी कुछ अच्छे ऑप्शन है जो कि आप हेल्प और मैनुअल के जरिए देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टच कमांड। सो टच कमांड क्या करता है, एलएस करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलएस हाइफन एल करेंगे ताकि हमें डिटेल में जो है आउटपुट शो हो जाए। तो यहाँ पे पूरा आउटपुट शो हो रहा है जिसमें हम देख सकते हैं कि जीरो साइज की एक भी फाइल नहीं है। एक फाइल है टच नाम की, उसके अलावा कोई भी ऐसी फाइल नहीं है जिसकी साइज जीरो हो। ये सारी साइज लिखी हुई है फाइल्स की। हम क्या चाहते हैं कि सर हम यहाँ पे एक ऐसी फाइल क्रिएट करें जिसके अंदर कोई भी कंटेंट ना हो। तो वहां पे हम यूज लेंगे टच कमांड का। हम लिखेंगे टच एंड अब हम यहाँ पे लिख देते हैं WS क्यूब एंड एंटर प्रेस करते हैं। और अब अगर मैं LS हाइफन एल यानी डिटेल में आउटपुट लेता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे WS क्यूब नाम की एक फाइल क्रिएट हो गई है जिसकी साइज जीरो है, जिसके अंदर कोई भी कंटेंट ऐड नहीं है। तो ये काम आता है टच। इसी के अलावा इसके कुछ और ऑप्शंस है जो कि हमें फाइल से रिलेटेड एक्स्ट्रा उसके टाइम स्टैम्प जो डिटेल्स होती है वो शो करने का ऑप्शन देते हैं, उनको चेंज करने का ऑप्शन देते हैं। तो ये सारे काम को करने के लिए हम यूज में लेते हैं टच कमांड को। क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप अपने सिस्टम का जो डोमेन नेम है वो चेंज कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ जो टर्मिनल आपके सामने ओपन होता है वहां पे जो नेम आपको प्रिंट होता है वहां पे कैसे आप अपना नेम लगा सकते हैं। सो आइए इसी पार्ट को प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं हमारी काली मशीन की तरफ। सो यहाँ पे हमारी काली मशीन ओपन हो चुकी है, लाइनक्स मशीन है। इसी के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इन दोनों फाइल्स में कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स चेंज करके ये दोनों प्रोसेस को एक्टिवेट कर सकते हैं। पहला काम हमारा ये है कि यहाँ पे जो नेम प्रिंट हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं काली, ये जो है ये होस्ट नेम है। तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारा होस्ट का नाम है ये चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस डायरेक्टरी में जाएंगे जहाँ पे होस्ट नेम की जो फाइल है वो पड़ी होती है। तो उससे पहले रूट प्रिविलेजेस दे देते हैं ताकि हमें इन फाइल्स को एक्सेस करने में इशू ना हो। एंड हम ओके रूट प्रिविलेजेस हमने दे दी। अब हम जाएंगे ETC डायरेक्टरी में। ETC डायरेक्टरी में क्यों जाएंगे, बिकॉज ETC डायरेक्टरी वो डायरेक्टरी है जिसके पास हर सॉफ्टवेयर का हर फाइल का कॉन्फ़िगरेशन रहता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे CD/ETC एंड देन LS करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी फाइल्स आप लोगों को विजिबल है। यहाँ पे अगर हम हल्का सा स्क्रॉल अप करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक होस्ट एंड होस्ट नेम, इन दो नाम की फाइल अवेलेबल है। फिलहाल हमारा काम है कि हमारे टर्मिनल पे जो नेम आ रहा था उसे चेंज करना है, जो कि था होस्ट नेम। सो यहाँ पे हम लिखेंगे gedit एंड देन होस्ट नेम। ओके, सो बेसिकली इसी होस्ट नेम फाइल में वो होस्ट का नाम है जो कि हमारे टर्मिनल पे हमें शो हो रहा है।
एंटर प्रेस करेंगे एंड जैसे ही हमने एंटर प्रेस करा आप देख सकते हैं यहाँ पे काली लिखा है, वही काली जो बेसिकली हमारे टर्मिनल पे प्रिंट हो रहा था। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल है एंड यहाँ पे लिख देंगे विंडोज। एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं आशीष। ओके, सो हमने यहाँ पे आशीष लिख दिया एंड अब मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा सेव। ओके, सो बेसिकली हमने सोर्स नेम को तो कॉन्फ़िगर कर दिया है, बट क्योंकि इसको अप्लाई करना है तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि मैं सिस्टम को रिबूट कर दूं। जैसे ही मैं रिबूट करूंगा तो यहाँ पे जो हमें काली लिखा हुआ दिख रहा है ये चेंज हो जाएगा मेरे नेम से। तो आइए ट्राई करके देखते हैं इसे कैसे वर्क करेगा। ये रिबूट लिख के एंटर प्रेस कर देते हैं ताकि सिस्टम रिस्टार्ट हो जाए, और हल्का सा वेट करते हैं। जैसे ही सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा हम यहाँ पे देख पाएंगे कि जो हमारा होस्ट नेम था, यानी जो हमारी टर्मिनल में नेम प्रिंट हो रहा था, वो अब आशीष हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा काली लाइनेक्स जो है वो स्टार्ट हो गया। इसको लॉग इन कर लेते हैं एंड अब यहाँ पे टर्मिनल पे हम जाएंगे और वहां जाके देखेंगे कि अब होस्ट नेम क्या शो हो रहा है। तो यहाँ पे टर्मिनल भी विजिबल हो गया, इसको ओपन कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसको जूम करते हैं थोड़ा कंट्रोल शिफ्ट प्लस के जरिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे काली के बाद जो यूजर नेम था, जो होस्ट नेम था, वो अब यहाँ पे आशीष आ चुका है। सो इसी तरीके से हम जो यहाँ पे नेम्स है इनको चेंज कर सकते हैं। बस साथ ही साथ एक और चीज हम देखना चाहते हैं कि सर डोमेन नेम कैसे चेंज कर सकते हैं, और डोमेन नेम है क्या। तो जब फिलहाल हमारे पास आईपी तो प्राइवेट है, जो कि आपने नेटवर्किंग पार्ट में सीखा होगा। अगर नहीं सीखा तो आप नेटवर्किंग के वीडियोस देख सकते हैं एक बार। बट यहाँ पे नेटवर्किंग पार्ट में हमने सीखा था कि प्राइवेट आईपी हो चाहे पब्लिक आईपी हो, डोमेन नेम तो हम ऐड कर ही सकते हैं। तो अब ये जो हमारी प्राइवेट आईपी है, इसमें हमारा बाय डिफॉल्ट जो डोमेन नेम रहता है वो पहला तो रहता है लोकल होस्ट, जिसका आईपी होता है 127.0.0.1। बट अगर मैं इस होस्ट की फाइल में जाऊं तो वहां जाके मेरे को कुछ और डिटेल्स मिलेगी। तो पहले वहां चलते हैं, उसके बाद आगे का डिस्कशन करेंगे। sudo su कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे सो बेसिकली अब हम चलते हैं etc डायरेक्टरी के अंदर, जहाँ पे hosts नाम की फाइल अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे gedit एंड देन hosts यानी होस्ट एंड एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फाइल मेरे सामने ओपन हो गई है। शायद ये फाइल आप लोगों को ज्यादा विजिबल नहीं होगी, ज्यादा क्लियर नहीं होगी, बट अगर ऐसा है तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहले मैं सेटिंग्स चेंज करता हूँ, देन मैं इसको कैट कमांड के जरिए टर्मिनल पे व्यू कर दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें। फिलहाल यहाँ पे जो हमारी लाइन नंबर 2 है, यहाँ पे पहली लाइन में तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है 127.0.0.1, उसके अंदर लिखा है लोकल होस्ट, जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट डोमेन होता है, एक छोटा सा प्राइवेट एरिया नेटवर्क का डोमेन होता है ये। बट 127.0.1.1 के आगे काली लिखा हुआ है, यानी एक होस्ट नेम ऐड हुआ हुआ है। हम चाहें तो इस डोमेन को चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट हम चाहे तो ऊपर लोकल होस्ट वाले डोमेन को भी चेंज कर सकते हैं, 127 वाले एड्रेस के डोमेन को। तो अगर मैं चाहूं कि मैं इस लोकल होस्ट को चेंज करके आशीष कर दूं, यानी जैसे ही हम आशीष लिखे हमारा जो वेब पेज ओपन होना था वो ओपन हो जाए, सो ये कैसे वर्क करेगा। तो बस यहाँ पे मैं रीनेम करना है आशीष एंड मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। और अगर आप लोगों को क्लियर विजिबल नहीं था तो मैं यहाँ पे कैट कमांड के जरिए इस फाइल को एक बार प्रिंट करा देता हूँ। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहली लाइन में 127.0.0.1 जो आईपी थी, उसके आगे मैंने जो डोमेन नेम दिया है वो है नाउ आशीष। सो जैसे ही मैं आशीष प्रिंट करता हूँ मैं इस फाइल को एक्सेस कर पाऊंगा या उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाऊंगा, यानी अब ये बन चुका है हमारे लोकल होस्ट का डोमेन। अब हम कैसे इसे चेक कर सकते हैं, तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कोई सर्विस होस्ट कर देते हैं। तो उसके लिए हम यूज लेंगे हमारी बहुत ही अच्छी सर्विस जो कि है सर्विस Apache 2। सो Apache 2 को हम स्टार्ट कर देंगे, जो कि हमारी पोर्ट 80 को ओपन कर देगा, जिसके जरिए हम वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हमारे var www html फोल्डर के अंदर पड़ी है। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे हमारे ब्राउजर को एंड कंफर्म करेंगे क्या Apache सर्वर रियलिटी में स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले हम डोमेन नहीं लिख के हम यहाँ पे लिखेंगे आईपी एड्रेस, जो कि है 127.0.0.1 एंड मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Apache का जो फ्रंट पेज था वो मेरे सामने अवेलेबल है। बट क्या इस पेज को मैं आशीष नाम के डोमेन से भी एक्सेस कर सकता हूँ? सो आइए इसे ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे लिखूंगा आशीष एंड देन कॉलन पोर्ट 80 लिख दूंगा ताकि ये कहीं गूगल सर्च ना करने लग जाए, डायरेक्ट इसी वेबसाइट पे जाए एंड एंटर प्रेस करो तो आप देख सकते हैं मैं सेम डोमेन के जरिए, आशीष नाम के डोमेन के जरिए इस पेज को एक्सेस कर पा रहा हूँ। यही वो सेटिंग्स थी जिसके जरिए मैंने अपने डोमेन नेम को भी चेंज करा, और साथ ही साथ हमारे जो होस्ट नेम की फाइल थी उसके जरिए हमने हमारे टर्मिनल पे जो नेम प्रिंट होता है इसको भी चेंज कर दिया। जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज IIS सर्वर को यूज लेता है, उसी तरीके से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से सर्वर को यूज लेता होगा? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज लेता है Apache सर्वर को। अब ये Apache सर्वर क्या है और ये काम कैसे करता है, इसके बारे में अगर आप कंप्लीट डिटेल्स देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों, तो आए आशीष कुमार, वेलकम यू ऑल टू WS Cube Tech, जहां पे मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ गया हूं Apache सर्वर पे। सो इस वीडियो में बेसिकली हम Apache सर्वर के बारे में कंप्लीट देखेंगे, कुछ थ्योरी पार्ट एंड ज्यादातर प्रैक्टिकल पार्ट, जहां पे हम इसको कॉन्फ़िगर करना भी सीखेंगे। सो इससे पहले कि हम Apache सर्वर के प्रैक्टिकल पार्ट पे मूव ऑन करें, एक बार हम आइडिया ले लेते हैं कि Apache सर्वर बेसिकली है क्या।
तो अगर हम बात करें सर्वर्स की, तो सर्वर्स क्या होते हैं? जो हमें ऑप्शन देते हैं कि हम हमारी किसी पोर्ट पे यूज़र्स को लाके कोई ना कोई एक्टिविटी प्रोवाइड कर सके, कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर सके बेसिकली। उनको हम कहते हैं सर्वर्स। यानी अगर हम बात करें वेबसाइट्स की, तो हम वेबसाइट की होस्टिंग सर्वर्स खरीदते हैं, जहाँ पे हम वेबसाइट को रखते हैं और यूज़र्स जो है वो सारे उस वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से सर्वर्स जो है ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज़ हैं जो हमें प्रोवाइड होने के बाद हम यूज़र से इंटरैक्ट कर सकते हैं या यूज़र को कोई भी फाइल या डेटा शेयर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट सर्वर की, तो ये जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट है, ये क्या यूज़ लेता है? यानी माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी वेबसाइट्स है, जो भी पार्ट वो होस्ट करता है, वो कौन-सा सर्वर यूज़ लेता है? तो माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट्स यूज़ लेता है आईआईएस सर्वर, आईआईएनएस। अब ये आईआईएस क्या है? आईआईएस का फुल फॉर्म है इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस। अब आईआईएस है क्या बेसिकली? सर, ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है। इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट अपने सभी सॉफ्टवेयर्स को, वेबसाइट्स को जो भी होस्ट करना चाहता है, कर सकता है। ये डोमेन होस्टिंग ही मतलब जो भी हमारा पार्ट होता है, जिसके ज़रिए लोग एचटीटीपी या एचटीटीपीएस के ज़रिए सर्वर को एक्सेस कर सकें या कोई एक्स्ट्रा पोर्ट के ज़रिए भी इस सर्वर तक यानी सिस्टम तक, हमारे डेटा तक पहुँच सके, ये हमें वो सर्विस प्रोवाइड करता है। बस इतना ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर आईएएस है। और अगर हम बात करें हमारे ओपन सोर्स कम्युनिटी की, जिसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस आते हैं, वो यूज़ करता है यहाँ पे अपाचे सर्वर। सो यानी लिनक्स का जो सर्वर है उसका नाम है अपाचे। एंड अब यहाँ पे ये जो हमारा अपाचे सर्वर है, इसके ज़रिए हमें ऑप्शन मिलता है कि हम हमारा एचटीटीपी कम्युनिकेशन जो है वो कर सकें, यानी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज़ पे वर्क कर सकें। तो ये हमारा काम आने वाला है अपाचे सर्वर हमारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि हमारे ओपन सोर्स कम्युनिटी का जो सर्वर है वो है अपाचे, जो हम यूज़ लेते हैं लिनक्स में। एंड इसका जो अभी लेटेस्ट करंट वर्ज़न चल रहा है वो है अपाचे 2। सो अपाचे 2 जो वर्ज़न है वो हम यूज़ लेने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है और क्या काम करता है। वैसे कोई भी सर्वर जब ओपन होता है, कोई भी चीज़ जब चालू करता है कि लोग उससे कम्युनिकेट कर सकें, तो वहाँ पे नेटवर्किंग के जो वीडियोज़ उसमें आपने सीखा होगा कि पोर्ट ओपन करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो हमारा अपाचे 2 सर्वर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रन होता है पोर्ट नंबर 80 पे। सो जैसे ही हम इस सर्वर को स्टार्ट करते हैं, हमारी पोर्ट 80 ओपन हो जाती है और कोई भी यूज़र उस पोर्ट के ज़रिए हमारी वेबसाइट को, हमारी फाइल स्ट्रक्चर्स को एक्सेस कर सकता है एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स के ज़रिए। सो अब हम इसी सर्वर को अच्छे से यूज़ लेके देखने वाले हैं कि कैसे ये वर्क करता है, इसके ज़रिए लोग हम तक कैसे पहुँच सकते हैं, साथ ही साथ क्या हम इन पोस्ट को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलते हैं हमारी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन काली वर्चुअल मशीन की तरफ। एंड यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया है, लॉगिन कर लेते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, टर्मिनल यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है। अगर आप चाहें तो इसको ज़ूम कर सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस बटन के ज़रिए। एंड यहाँ पे ये ज़ूम हो गया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले अपाचे 2 जो सर्वर है, अगर उसको स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ पे यूज़ लेते हैं जो हम नॉर्मली किसी भी सर्विस को यूज़ लेने के लिए कमांड लेते हैं, जो कि है सर्विस अपाचे 2 एंड देन ओके, सो यहाँ पे नमलोक ऑन कर लेते हैं हम, अपाचे 2 एंड देन स्टार्ट। सो अगर हम इस कमांड को लिख के एंटर करेंगे तो क्या होगा सर, हमारी पोर्ट 80 जो है वो ओपन हो जाएगी। किसी भी आईपी की हो, फिलहाल हमारे पास लोकल आईपी ही है, पब्लिक आईपी नहीं है। तो यहाँ पे मैं लोकल होस्ट जो है उसकी जो पोर्ट 80 है वो ओपन हो जाएगी। एंड उस पोर्ट 80 के ज़रिए जो एचटीटीपी कम्युनिकेशन है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का, वो पॉसिबल हो पाएगा। तो उससे पहले एक छोटा-सा डेमो देख लेते हैं कि अगर हम इस ब्राउज़र को ओपन करें एंड ओपन करने के बाद हम यहाँ पे उस एड्रेस पे जाएँ, जैसे 127.0.0.1 की पोर्ट 80 पे, तो क्या हमें कुछ शो होगा? तो यहाँ पे एक बार इसको ट्राई करते हैं हम सबसे पहले। हम यहाँ लिखेंगे 127.0.0.1, जो कि हमारे लोकल होस्ट का एड्रेस होता है। यहाँ पे हम लोकल होस्ट भी लिख सकते थे, LOCAL HOST। एंड इसके आगे पोर्ट मेंशन कर देते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे पोर्ट 80 एंड 80। ओके, सो यहाँ पे अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा कोई भी पेज अवेलेबल नहीं है। बट अब अगर हम आए हमारे टर्मिनल पे एंड टर्मिनल पे पहुँच के बेसिकली हम सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट को लिख के एंटर प्रेस कर दें, तो क्या हो रहा है? तो सर यहाँ पे हो सकता है अपाचे सर्वर स्टार्ट हो जाए, हो सकता है एरर आए। एरर नहीं आया है यहाँ पे, बिकॉज़ एरर किस चीज़ का आ सकता था? परमिशन डिनाय का। तो अब हमसे क्योंकि यहाँ पे इसने रूट प्रिविलेजेस यानी रूट परमिशन माँग ली है, देन यहाँ पे एरर नहीं आएगा। तो हमें बस यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड है वो देना है, ताकि इसको सूडो परमिशन मिल जाए, रूट प्रिविलेजेस मिल जाए। एंड हम ऑथेंटिकेट करेंगे इसे, और ऑथेंटिकेट करते ही आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें कोई आउटपुट तो नहीं दिख रहा है, बट हमें कंफर्म कैसे होगा कि सर, हम हमारे उस एड्रेस पे जाएँगे एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं कोलन पोर्ट 80। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे 80 पोर्ट पे ही कॉल होती है सारी चीज़ें, बट फिर भी हम लिख रहे हैं। एंड जैसे ही मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी भी कुछ आउटपुट नहीं आया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एचटीटीपीएस लिखा हुआ है। सो एचटीटीपीएस को हटाते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एक पेज एक्सेस कर पा रहे हैं। अब अपाचे सर्वर कर क्या रहा है कि सर, इसने पोर्ट 80 तो ओपन करी, बट उस पोर्ट 80 पे इसने हमारी एक लोकल वेबसाइट होस्ट कर दी है। और उस वेबसाइट का फ़ोल्डर कहाँ है? कहाँ से एक्सेस कर रही है? तो हम बताते हैं इसको यहाँ पे।
टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टैब में जाते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस के जरिए। एंड अब हम यहाँ पे उस डायरेक्टरी में चलेंगे जिसकी फाइल्स हम यहाँ पे रन करके देख पा रहे हैं, जिसका मतलब है कि वेबसाइट कहाँ पड़ी है, हम उस डायरेक्टरी में चलेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cd वाह एंड देन www एंड html। सो ये वो फोल्डर है स्टूडेंट, ये वो डायरेक्टरी है जहाँ पे अपेची के पेजेस पड़े हैं, या फिर जिन पेजेस को अपेची सर्वर जो है वो लाइव ले जा रहा है पोर्ट 80 पे। लाइव से मेरा मतलब है लोकल होस्ट पे लाइव, पब्लिकली नहीं ले जा रहा है, क्योंकि हमारे पास पब्लिक आईपी नहीं है। एंटर प्रेस करूंगा मैं एंड यहाँ पे ls करूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फाइल अवेलेबल है जिसका नाम है index.html। ये वही फाइल है जिसके अंदर वो जो कोड लिखा है और जो हमारे सामने यहाँ पे रन हो रहा है। सो यहाँ पे ये जो हम GUI देख पा रहे हैं, यानी जो हम यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट होता देख पा रहे हैं, उसका पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है इसी index.html फाइल में। तो हम क्या करेंगे कि उसको एडिट करके देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं क्या यही पेज पोर्ट 80 पे होस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे gedit, जिसके जरिए हम किसी भी फाइल को एडिट कर सकते हैं, जो कि हमने कमांड्स के जरिए सीखा है। एंड यहाँ पे लिखेंगे index.html एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो कोड है वो ओपन हो गया है। अगर ये आपको क्लियर विजिबल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, एक बार आप ओपन करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं बस एक पेज पे जा रहा हूँ एंड यहाँ पे कहीं भी एक पार्ट पे जाने के बाद, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है अपेचे 2 डेबियन डिफॉल्ट पेज। इसके जरिए हम क्या लिख देते हैं, इसके जरिए हम यहाँ पे लिख देते हैं WS क्यूब टैग एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं होम पेज। ऐसे ही लिख रहे हैं हम ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि यही वो फाइल है जो हमारे सामने एग्जीक्यूट हो रही है। इसको हम सेव करेंगे एंड देन क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे एक इशू आ गया, क्या कि हम इसको सेव नहीं कर पा रहे। और ऐसा क्यों है, क्यों सेव नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास रूट प्रिविलेजेस नहीं थी। जब हमने इस फाइल को एडिटिंग के लिए ओपन करा था, हमारे पास परमिशन नहीं है, नॉर्मल यूजर के पास परमिशन नहीं है कि वो उसमें चेंजेस कर सके। तो फिलहाल हम इसे करेंगे क्लोज विदाउट सेविंग एंड यहाँ पे मैं sudo su दे दूंगा ताकि मेरे पास रूट प्रिविलेजेस आ जाए। एंड देन मैं फिर से कमांड लिखूंगा gedit index.html, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे जो फाइल ओपन हुई है इसमें हम इजीली चेंजेस भी कर सकते हैं, वो चेंजेस सेव भी होंगे। तो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पे जहाँ से आप देख सकते हैं जो वाइटिश टेक्स्ट, वहां पे हम जाएंगे और वहां पे हम लिख देते हैं WS क्यूब टैग होम पेज। ओके, सो आई थिंक हमने यहाँ पे बिल्कुल सही लिख दिया WS क्यूब टैग होम पेज। एंड हम इसको कर लेते हैं सेव और इसको यहाँ पे हम करते हैं क्लोज। और इस पेज पे आके आप देख सकते हैं यहाँ पे अपेचे 2 डेबियन डिफॉल्ट पेज लिखा हुआ है। और जैसे ही मैं इसको रीलोड करूंगा तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि जो हमने नया नेम चेंज करा था वो यहाँ अपडेट हो चुका है, वो हेडिंग यहाँ अपडेट हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स, ये तो हमें कंफर्म हो गया कि वो सेम पेज पोर्ट 80 पे होस्ट हो रहा है, लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। पर कौन एक्सेस कर सकते हैं? वो सारे लोग जो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में। कैसे? हमारी प्राइवेट आईपी के जरिए। इसका भी एक डेमो दिखाते तो ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले अपनी प्राइवेट आईपी अगर हमें देखनी है तो हम यहाँ पे काली मशीन में जाएंगे, लिखेंगे ifconfig एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे तो ETS 0 के अंदर आईनेट के आगे हमारी जो आईपी लिखी है यही है हमारी इस मशीन की प्राइवेट आईपी। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट सी के जरिए से कॉपी करूंगा, यहाँ मेन पेज पे आऊंगा, न्यू टैब ओपन कर लेते हैं हम एंड यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे और कॉलन 80 यानी पोर्ट 80 यहाँ पे मेंशन कर देंगे और एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं मैं सेम पेज को एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब मेरे सारे नेटवर्क में जो भी लोग सेम रेंज के नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, वो जैसे ही इस पोर्ट को, इस आईपी को लिखेंगे, वो इस पेज को एक्सेस कर पाएंगे। ये सब पॉसिबल हुआ अपेचे सर्वर के जरिए। बट क्या ये ज़रूरी है कि अपेचे सर्वर हमेशा पोर्ट 80 पे ही वर्क करेगा? बाय डिफ़ॉल्ट तो येस, बिकॉज़ अपेचे सर्वर जो है वो पोर्ट 80 पे ही वर्क करता है, बट हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब मेरा एक सवाल है आप सभी से कि हम किस जगह पे जाके ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स चेंज करेंगे? किस डायरेक्टरी में, किस फ़ोल्डर में जाके कर सकते हैं? तो जब हम लिनक्स का फ़ाइल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तब हमने समझा था कि सर जो ईटीसी डायरेक्टरी है, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशंस फ़ाइल सारी सेव होती है। तो हम चलते हैं ईटीसी में और वहाँ चल के देखते हैं कि कौन-सा ऐसा फ़ाइल है या कौन-सा ऐसा फ़ोल्डर है जिसके ज़रिए हम अपेचे की इस पोर्ट को चेंज कर पाएँगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टर्मिनल पे चलेंगे एंड अभी हमारा जो डायरेक्टरी है, करंट लोकेशन जो है वो है var www.html। अगर इसको कंफर्म करना है तो pwd लिख के एंटर प्रेस कर दीजिएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा आपकी करंट लोकेशन क्या है। हमें जाना है etc डायरेक्टरी के अंदर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cd/etc एंड एंटर प्रेस करेंगे और ls करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी फाइल्स हमें दिखने वाली है। हमें यहाँ पे चाहिए अपेची जिसका स्टार्टिंग हो रहा है A से, तो हम टॉप फाइल्स में जाते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अपेची 2 नाम का एक फोल्डर यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले इस फोल्डर में चलेंगे हम। ईटीसी में हमें पता है सारी कॉन्फ़िगरेशंस फ़ाइल होती है और अपेचे के फ़ोल्डर में अपेचे की कॉन्फ़िगरेशंस फ़ाइल होगी। तो यहाँ पे अपेचे 2 लिख के हमने एंटर कर दिया, एलएस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ फ़ाइल्स हैं। और आप सभी अगर इन फ़ाइल्स को अच्छे से देखें तो सबसे इंटरेस्टिंग फ़ाइल हमारे लिए है posts.conf यानी कॉन्फ़िग फ़ाइल। तो पोस्ट की जो कॉन्फ़िगरेशंस फ़ाइल है वो यहाँ पे पड़ी है। तो हो सकता है इसी से हमारा काम हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे gedit जिसके ज़रिए हम फ़ाइल को एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर का कंटेंट पढ़ पाएँगे। post.config एंड एंटर प्रेस करेंगे।
तो यहाँ पे बहुत ही छोटे कोड लिखे हुए हैं इसके अंदर, काफ़ी छोटी फाइल है ये। ओपन हो गई है, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है लिसन 80, लाइन नंबर 5 पे यहाँ पे लिखा हुआ है लिसन 80, 80 मतलब पोर्ट 80 पे लिसनिंग करनी है। तो अगर मैं इसको चेंज करूँ तो यानी मैं इसको 80 से 8080 कर दूँ एंड देन इसको सेव करूँ, तो क्या ये वर्क करेगा? इसको क्लोज़ करते हैं यहाँ से और इस चीज़ को टेस्ट करते हैं। एंड अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ बिकॉज़ बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 ही कॉल होती है, तो मैं जैसे ही एंटर प्रेस कर रहा हूँ ये वर्क कर रहा है, ग्रेट। एक बार फिर से हम यहाँ पे पोर्ट 80 मेंशन करके देखते हैं, कोलन 80 ओके। सो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लोड ले रहा है और ये थोड़ा धीरे वर्क कर रहा है और ये वर्क नहीं कर रहा है। यानी अब पेज ओपन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो पोर्ट 80 थी वो ओपन नहीं रही अब पोर्ट 8080 ओपन हो गई है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी जो पोर्ट आपने चेंज करी है वो अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुई या फिर अभी तक यहाँ पे शो नहीं हो रही है, अभी भी पोर्ट 80 पे वेबसाइट चल रही है, इसका मतलब आपको आपके सर्वर को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम चलेंगे हमारे टर्मिनल पे, रूट प्रिविलेजेस दे देते हैं, sudo su दे देते हैं बेसिकली यहाँ पे परमिशन एंड यहाँ पे हम लिखेंगे सर्विस अपैचे 2 एंड स्टार्ट के ज़रिए हम उसको स्टार्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है इस सर्वर पे परफॉर्म करने के लिए, यानी सर्विस पे परफॉर्म करने के लिए, जो कि है सर्विस अपैचे टू स्टार्ट, सर्विस अपैचे टू स्टॉप यानी उसको बंद करना एंड सर्विस अपैचे टू रीस्टार्ट यानी उसको फिर से रिस्टार्ट कर देना। सो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ रीस्टार्ट, तो बेसिकली हमारा जो अपैचे सर्वर है वो रीस्टार्ट हो जाएगा, जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हमने करी वो अच्छे से सेव कर लेगा, लोड कर लेगा एंड अब अगर हम यहाँ पे इस पेज पे आके कॉलन पोर्ट 8080 लिखते हैं और ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग में एचटीटीपीएस ना हो बिकॉज़ ये अभी एसएसएल सर्टिफिकेट ऐड नहीं हुआ है इस वेबसाइट में। अब अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो क्या मैं अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर पाऊँगा? देखते हैं स्टूडेंट। सो यहाँ पे मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या मैंने पोर्ट गलत लिखी है? नहीं, बट यहाँ पे गलती से हमसे जो आईपी है वो चेंज हो गई है। हमने हमारी प्राइवेट आईपी नहीं, हमने किसी और सिस्टम की प्राइवेट आईपी यहाँ पे लगा दी है। हमारी प्राइवेट आईपी एक बार कन्फर्म करते हैं आईएफ कॉन्फिग के ज़रिए। सो यहाँ पे जो कि हमने लास्ट टाइम कमांड रन करा ही था, तो ये है हमारी आईपी जिसकी एंडिंग है 141। तो मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट सी के ज़रिए कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हम इस लोकेशन पे आके इसको कंट्रोल वी कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं पोर्ट और आईपी दोनों ही सेट हो गई और अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये जो पेज है हमारे सामने विजिबल हो गया, यानी पोर्ट 8080 पे हम इस पेज को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा अपाचे सर्वर जो कि हमें पावर देता है कि हम एक पोर्ट ओपन करें और एचटीटीपी प्रोटोकॉल के ज़रिए कम्युनिकेशन कर सकें। इसी को हम पब्लिक आईपी में यूज़ लेते हैं तो वो सर्वर बन जाता है जहाँ पे हम वेबसाइट एक्सेस करते हैं। इसको इसी को अगर हम प्राइवेट आईपी में यूज़ ले रहे हैं तो एक प्राइवेट सर्वर बन गया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं लाइनक्स के अंदर और आप लिखते हैं apt get install और उस सॉफ्टवेयर का नाम, बट apt एरर शो कर देता है कि ऐसा पैकेज हमारे पास नहीं है या फिर ऐसा कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है, देन आप क्या करेंगे? देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन विदाउट apt का यूज लिए, विदाउट apt get का यूज लिए हम कैसे किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लाइनक्स मशीन में। सो चलते हैं इसके लिए लाइनक्स मशीन पे, सीखते हैं बेसिकली कैसे ये वर्क करता है। सो स्टूडेंट्स बेसिकली हम क्या करते हैं, apt get इंस्टॉल लिखते हैं एंड देन उस सॉफ्टवेयर का नाम लिखते हैं। अगर वो सॉफ्टवेयर उन रिपोजिटरीज में अवेलेबल होता है देन वो इंस्टॉल हो जाता है, देन वो डाउनलोड हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता। तो इसके बाद हमारे पास 2-3 ऑप्शंस बचते हैं, या तो हम थर्ड पार्टी सर्विसेज यानी किसी भी अदर सर्विस का यूज लें या फिर हम उसके ऑफिशियल वेबसाइट से उस फाइल को लेके आएँ। बट यहाँ पे एक और तरीका होता है रिपोजिटरी ऐड करने का भी। तो हम क्या करने वाले हैं कि वो जो 2 तरीके हैं थर्ड पार्टी सर्विसेज या ऑफिशियल वेबसाइट से जो फाइल्स हमें मिलेगी, जो डेटा हमें मिलेगा, उसे इंस्टॉल कैसे करें, उस प्रोसेस को आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा ब्राउजर ओपन करेंगे एंड ब्राउजर पे हमें करना क्या है, हमारा कोई भी एक सॉफ्टवेयर जो हम इंस्टॉल करना चाहते हैं उसके बारे में सर्च करेंगे। मान लेते हैं हमें चाहिए ओपन जेडीके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओपन जेडीके 8। स्टूडेंट्स हमने जैसे ही ओपन जेडीके 8 लिख के एंटर प्रेस करा हमारे सामने कुछ वेबसाइट आ गया। हम एग्जांपल के तौर पे किसी भी सॉफ्टवेयर को ले रहे हैं ताकि आप लोगों को पता पड़ जाए कैसे कैसे फाइल्स और कैसे कैसे सॉफ्टवेयर हमारे पास आते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। सो ओपन जेडीके की जो वेबसाइट हम इस पे गए, हमें चाहिए था यहाँ पे 8th वर्जन, तो हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करा, हमें एक वर्जन मिल गया। यहाँ पे हमें 2-3 फाइल्स दिखा रहा है, आरपीएम डेब एंड देन जिप फाइल। यही वो चीज़ है जिसके जरिए हमें समझना इंस्टॉलेशन कैसे हो सकता है। बेसिकली जिप फाइल जो फाइल्स होती है उन फाइल के अंदर इंस्टॉलिंग का प्रोसेस आ जाता है, requirement.txt फाइल होगी, प्रोग्राम होगा, setup.sce फाइल्स होगी जिनको हमें रन करना है। डेब फाइल्स होती है, डेबियन फाइल्स, इनके जरिए हम डायरेक्ट इंस्टॉलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ये इनको इंस्टॉल करना ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू किसी भी अलग फॉर्मेट में। कैसे इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले इस फाइल को हम डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं 64-bit JDK एंड यहाँ पे सभी JDK है, तो लाइनक्स का जो फर्स्ट फाइल है इसको हम डाउनलोड कर देते हैं। तो ये जो डेब फाइल है यहाँ पे हम सेव पे क्लिक करेंगे एंड ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर कैसे सकते हैं, हम जाएंगे हमारे टर्मिनल पे। तो हम यहाँ पे हमारे टर्मिनल पे आ चुके हैं, हम चलते हैं उस फोल्डर में जहाँ पे फाइल पड़ी है जो कि है डाउनलोड्स
एंड हम यहाँ पे ls प्रेस करेंगे ताकि हमें सारी फाइल्स दिख जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डेव फाइल है ओपन लॉजिक्स की, ओपन JDK8 की, ये यहाँ पे अवेलेबल है। अब इस फाइल को इंस्टॉल कर कैसे सकते हैं, जितनी भी .dev फाइल आपको मिलेगी, .debian फाइल्स आपको मिलेगी, उनका इंस्टॉलिंग प्रोसेस बहुत ईजी है। आपको बस यहाँ पे लिखना है dpkg एंड देन -i, जिसका मतलब है इंस्टॉल, एंड देन उस फाइल का नाम। आप बस इतना सा लिख के, इतना सा कमांड लिख के किसी भी डेव फाइल को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास डेव के अलावा कोई भी एक्सटर्नल दूसरी फाइल आती है, जैसे आपके पास RPM आ सकती है, तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं पहले डेव में, देन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इससे आपका काम और आसान हो जाएगा। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे बस सूडो परमिशन मांग रहा है हमसे, रूट प्रिविलेजेस वो दे देते हैं एक बार, sudo su एंड देन एंटर, एंड काली इसका पासवर्ड जो हमने वो डाल दिया है। और अब मैं इस कमांड को फिर से लिखूंगा, तो हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट का जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+Shift+C फॉर कॉपी एंड Ctrl+Shift+V फॉर पेस्ट। एंटर प्रेस करा, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इंस्टॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया और जल्द ही कंप्लीट भी हो जाएगा। तो ये प्रोसेस था डेव फाइल को इंस्टॉल करने का। बट उसके अलावा जो फाइल्स होती है, जैसे वो जिप फाइल थी, उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? तो ऐसी कुछ और फाइल्स को इंस्टॉल करने के लिए हम जाते हैं कुछ अलग सोर्सेज के पास, जिसमें हमारा जो बेस्ट सोर्स है वो है गिटहब। गिटहब बेसिकली ऐसा एनवायरनमेंट है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हमें ऐसे कई सारे टूल्स इंस्टॉल करने का इजी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें हमें कंप्लीट गाइडेंस भी मिलती है। तो हम क्या करेंगे, हम वापस चलते हैं हमारे ब्राउजर पे। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे न्यू टैब ओपन करते हैं और अब हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, वो भी गिटहब के जरिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बीफ। बेसिकली एक टूल है, ये एक सॉफ्टवेयर है। कोई भी सॉफ्टवेयर हो, इंस्टॉलिंग प्रोसेस सेम रहता है। तो फिलहाल हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं केवल। तो हमने लिखा बीफ एंड देन गिटहब। जैसे हम ये लिख के एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे ये एक ब्राउजर एक्सप्लोरेशन टूल है, कुछ ऐसा ही काम करता है। ये टूल यहाँ पे बेसिकली इसकी URL आ रही है। हम इस URL पे जाएंगे एंड जैसे हम यहाँ पे पहुंचे, हम देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे एक तो इसकी सारी फाइल्स है जो कि हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी। एंड अगर हम और स्क्रॉल डाउन करें तो गिटहब हमें क्या करता है, कंप्लीट जो गाइडेंस है वो दे देता है। तो प्रॉपर मैन्युअली हमें यहाँ पे शो कर रहा है बीफ है क्या, बेसिकली क्या काम आती है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए, एंड इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या कमांड रन करना है। ये कंप्लीट हेल्प आपको बता देगा। जरूरी नहीं है कि हम जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं हमें उसको इंस्टॉल करना आता हो। यहाँ पे हम जिस जगह से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहे हैं उसके रिलेटेड वहाँ पे उसकी कंप्लीट हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको नहीं भी दिख रही है तो आप स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे फाइल में आपको रीडमी फाइल जरूर मिलेगी। ये जो readme.md या readme नाम की जो भी फाइल होगी, आप उसको जैसे ही रीड करेंगे तो वहाँ पे आपको कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। तो फिलहाल हमें क्या करना है, गिटहब का कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कुछ प्रोसेस फिक्स रहेंगे। जैसे आप इस कोड पर क्लिक करेंगे, जो ग्रीन बटन आ रहा है और यहाँ पे आपके सामने जो URL आएगी, आप इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम चलेंगे टर्मिनल पे एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, cd स्पेस डॉट एक डायरेक्टली बैक आ जाते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, उस फाइल को यहाँ पे क्लोन करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। इसके लिए हम कमांड लिखेंगे git स्पेस क्लोन एंड देन जो URL हमने कॉपी करी थी वो पेस्ट कर देंगे Ctrl+Shift+V के जरिए। जैसे हमने यहाँ पे पेस्ट करी, हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है बीफ ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आप लोगों की ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। अगर मैं ls करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी फाइल्स आ चुकी है और यहाँ पे बीफ नाम का एक फोल्डर भी अवेलेबल है। हम cd बीफ लिखेंगे, ls टाइप करेंगे तो यहाँ पे ls टाइप करेंगे तो यहाँ पे इसकी सारी फाइल्स विजिबल है। अब जैसा कि हमने उसकी हेल्प में देखा था, वहाँ क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि आपको केवल $/install लिख के एंटर प्रेस करना है, कंप्लीट इंस्टॉलिंग प्रोसेस वैसे ही हो जाएगा। तो हम उसको फॉलो करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे $/install एंड हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीफ का जो इंस्टॉलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। सो इसी तरीके से कोई भी सॉफ्टवेयर हो जो कि हमें APT में नहीं मिल रहा है, तो या तो हम उसकी डेव फाइल लेके dpkg-i यानी -i इंस्टॉल लिख के dpkg-i और उस पैकेज का नाम लिख के उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर हम गिटहब के जरिए उसकी फाइल्स को डाउनलोड करेंगे, क्लोन करेंगे यानी, एंड उसके बाद उसका जो भी इंस्टॉलिंग प्रोसेस हमें गिटहब बता रहा है उसको फॉलो करके उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, जिसके अंदर हमने सीखा कि किस तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल कर सकते हैं हमारी लाइनक्स मशीन के अंदर बिना APT का यूज किए। क्या आपके भी सिस्टम में लगातार कुछ एरर्स आ रही है जिसकी वजह से ना आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पा रहे हैं और ना ही अपने सिस्टम को अपडेट कर पा रहे हैं? क्लास में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे लाइनक्स में जो बेसिक एरर्स आती है जिसकी वजह से हमारा APT वर्क नहीं करता है, हमारा प्ले स्टोर जो है लाइनक्स का वो वर्क नहीं करता है, उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं इन एरर्स को रिजॉल्व करने के लिए। उन तीनों स्टेप्स को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड आई एम डैम श्योर कि इसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुत अच्छा चांस है कि आपकी जो एरर्स है वो इजीली रिजॉल्व हो जाएगी। हो सकता है 3 प्रोसेस से सॉल्व हो जाए, और अगर इसके
इसके अलावा भी कोई प्रोसेस लगेगा, तो अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी उस प्रोसेस को भी फॉलो करने के लिए। तो चलते हैं अपनी काली मशीन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं हमारी काली मशीन पे। अब हम यहाँ पे इस लाइनक्स वर्चुअल मशीन के अंदर प्रैक्टिस करेंगे कि क्या क्या एरर्स आ सकती है, उनके नॉर्मल स्टेप्स क्या हो सकते हैं उन्हें रिजॉल्व करने के। तो सबसे पहले किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, अपडेट करना या अपग्रेड करना हो सिस्टम को, हमें उसके लिए एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास रूट प्रिविलेजेस होनी चाहिए। तो हम sudo sv लिख के सबसे पहला काम के रूट परमिशंस ले लेते हैं। यहाँ पे हैशटैग शो हो रहा है, इसका मतलब अब मैं रूट यूजर हूँ। पहला काम हमने कर दिया है। दूसरी, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पे अगर मैंने लिखा apt-get इंस्टॉल और सॉफ्टवेयर का नाम और उससे अगर मेरे सामने कोई एरर जनरेट हो रहा है, तो मैं पहला काम एक और चेक करूंगा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो ऑन हो। पहले इस पर टिक करके चेक करूंगा, देन मैं ब्राउजर ओपन करूंगा एंड कोई भी चीज सर्फ करूंगा, जैसे मैं google.com ही लिख दूंगा और कंफर्म करूंगा क्या इंटरनेट कनेक्शन ऑन है या ऑफ है। ये करने के बाद यहाँ पे एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं हम कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन सही है कि नहीं है। तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे YouTube लिखा, एंटर प्रेस करा और अगर वेबसाइट ओपन हो जाती है इसका मतलब इंटरनेट तो एक्टिव है, इंटरनेट चल रहा है। देन हमारा जो दूसरा काम है वो यहाँ पे, दोनों काम फिलहाल हमने करे। पहला रूट परमिशन चेक कर ली, दूसरा हमने देख लिया कि हमारे पास इंटरनेट जो है वो एक्टिव है। ये दोनों काम करने के बाद मान लेते हैं हमने लिखा apt-get इंस्टॉल एंड एक सॉफ्टवेयर का नाम। एंड अब यहाँ पे अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो वैसे तो मेरे सामने एरर नहीं आएगी बिकॉज मैं ऑलरेडी एरर रिजॉल्व कर चुका हूँ। बट अगर आप लोगों के सामने एरर आ रही है कि दिस पैकेज नॉट फाउंड या ऐसा कोई पैकेज नहीं, ऐसा कोई भी एरर आ रहा है, तो आपको पहला काम क्या करना है कि जिस जगह से, जिस लोकेशन से सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड होते हैं वो है सोर्स लिस्ट। उस सोर्स लिस्ट के अंदर यूआरएल जो है आपको चेक करनी है क्या वो सही से ऑन है या ऑफ है। यानी ये हम कैसे चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस लोकेशन पे जाते हैं जहां पे ये सारे यूआरएल्स हैं जिनके जरिए हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cd etc apt एंड देन एंटर ls करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे apt फोल्डर के अंदर source.list नाम की आपको फाइल दिखेगी जो कि ये रही, जिसके आगे टिल साइन है, वो एक टेम्परेरी फाइल है। तो यहाँ पे हमें चाहिए ये source.list फाइल। इस source.list फाइल के अंदर है कुछ यूआरएल्स। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे gedit एंड देन आप लिखेंगे source.list एंड एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो नोटपैड की तरह इंटरफेस जो है वो चालू हो जाएगा। आपको इसमें ये कंफर्म करना है कि लाइन नंबर सेकंड के आगे हैशटैग नहीं होगा, जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। हो सकता है आपको ज्यादा क्लियर ना हो बट इसको हम जूम नहीं कर पाएंगे, तो मैं इसको वापस कैट के अंदर ओपन कर लूंगा ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। एंड जो हमारी लाइन 5th है उसके आगे से भी आपको हैशटैग हटाना है। जिस भी लाइन के आगे हैशटैग है इसका मतलब वो एक कमेंट है, वो एज एन कमांड एज एन यूआरएल वर्क नहीं करेगा। बट अगर हमने यहाँ से हैशटैग हटा दिया है देन वो जो लाइन है वो एज एन यूआरएल वर्क कर सकती है या फिर एज एन कमांड वर्क कर सकती है। तो हम इसको सेव करते हैं, क्लोज करते हैं और इसके अंदर क्या लिखा था अगर आप ये देखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे कैट, जो कि फाइल के अंदर का कंटेंट प्रिंट कर देती है। एंड यहाँ पे लिखेंगे source.list एंटर प्रेस करो तो बेसिकली ये लाइंस इसके अंदर लिखी हुई थी। हमने क्या करा सर, सेकंड लाइन जो थी उसके आगे हैशटैग नहीं था बाय डिफॉल्ट, अगर है तो हम हैशटैग को हटा देंगे। एंड जो 4th लाइन थी हमारी, बेसिकली लाइन तो 5th होगी बिकॉज बीच में एक और स्पेस की लाइन है, तो यहाँ पे जो हमारी 5th लाइन है उसके अंदर भी हम हैशटैग हटा देंगे। उसके बाद फाइल को सेव करेंगे एंड देन बाहर आ जाएंगे। और ध्यान रखिएगा जब आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो आप रूट यूजर हो, अगर आप रूट यूजर नहीं हो तो फाइल के चेंजेस जो आपने करे वो सेव नहीं होंगे। सो यहाँ पे पहली एक्टिविटी ये करने के बाद मैं apt-get अपडेट कमांड लिखूंगा एंड देन उसके बाद मैं उस सॉफ्टवेयर का नाम लिखूंगा जो मैं इंस्टॉल करना चाहता हूं, तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। बट इन एनी केस अगर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो पाता है, फिर भी एरर आ रहा है, तो सेकंड स्टेप अब हम फॉलो करेंगे जिसके जरिए हम उस एरर को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या होता है स्टूडेंट, जब हम किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहे होते हैं और बीच में वो कनेक्शन रुक जाता है या वो सॉफ्टवेयर आधा डाउनलोड होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कोई चीजें जो होती है, कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ब्रोकन फाइल्स बन जाती है, यानी वो करप्ट फाइल्स बन जाती है और उसकी वजह से आगे की फाइल्स डाउनलोड करने में, इंस्टॉल करने में हमें काफी इश्यूज आते हैं। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे कमांड यूज लेंगे जो कि है apt-get install fix broken। इसको कैसे यूज करेंगे, अपडेट पूरा होने के बाद इस कमांड को टेस्ट करके देखते हैं कि किस तरीके से इस कमांड के जरिए जो एरर्स आ रही है नॉर्मली हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड स्टेप है। सो यहाँ पे apt-get अपडेट अपना काम कर लिया। आप देख सकते हैं इसने बिल्कुल सही विदाउट एरर अपना काम कंप्लीट कर दिया। बट फिर भी अगर एरर आती है तो हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे apt-get install -fix एंड देन -broken, यानी डबल हाइफन फिक्स हाइफन ब्रोकन हम लिख रहे हैं। बेसिकली एक फंक्शन है जो कि क्या करेगा, जितने भी इंस्टॉल हो रहे थे पैकेज जो कि ब्रोकन है उनको ये सही कर देगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करा आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने अपनी तरफ से कुछ कोशिश करी और आप लोगों के सामने नॉर्मली ये लाइन भी आएगी।
द फॉलोइंग पैकेजेस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड एंड आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। इसके अंदर ये जो भी पैकेजेस बता रहे हैं कि इसके रिक्वायर्ड नहीं है या काम के नहीं है, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गए, इनको हटा दिया जाए। तो हटाने के लिए हमें सजेस्ट करते हैं एपीटी ऑटो रिमूव, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा एपीटी ऑटो रिमूव जो है उसको यूज ना लें, बिकॉज ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कई सारे पैकेजेस रिमूव कर देगा, जिसकी वजह से आपके बाकी जो सॉफ्टवेयर है वो करप्ट हो सकते हैं। तो इस कमांड को यूज ना लें। आप यूज ले सकते हैं एपीटी कैट इंस्टॉल डैश फिक्स डैश ब्रोकन। इससे भी अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो अब आता है हमारा तीसरा स्टेप, जिसके जरिए हम उस एरर को रिजॉल्व करने के काफी करीब पहुंच सकते हैं या फिर रिजॉल्व भी हो जाएगी। जो हमारा तीसरा स्टेप है वो है क्या, बेसिकली जब भी हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो उनका कुछ डेटा रिकॉर्ड होता है। अगर वो सॉफ्टवेयर बीच में रुक जाता है या डाउनलोड बीच में रुक जाता है तो सीक्वेंस टूट जाता है उस रिकॉर्ड का, जो कि ये बता रहा है कि भाई क्या क्या काम हुआ है। जो मेटा डेटा है, जो भी डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, उसका सीक्वेंस टूट जाता है। अगर उस सीक्वेंस को सही करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पुराना जो डेटा उसको हटाना पड़ेगा, वापस एपीटी कैट अपडेट स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि काम अच्छे से हो जाए। इससे हमारा कोई लॉस नहीं होगा डेटा का, बट जो एरर्स आ रही थी वो रिजॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक फाइल के अंदर का कंटेंट जो है, डेटा जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे rm-rf और fr लिखो तो भी चलेगा। बेसिकली f का मतलब यहाँ फोर्सफुली है एंड r का मतलब रिकर्सिवली है। अब आप rf लिखें या fr लिखें, दोनों ही सही वर्क करेंगे। इसका मतलब है कि बिना पूछे जो भी मैं कंटेंट बता रहा हूं उसको एज इट इज डिलीट कर दिया जाए। अब मेरे को बस वो डायरेक्टरी बतानी है जहां से मैं चाहता हूं सारा कंटेंट जो है डिलीट हो जाए। तो फिलहाल मैं लिखूंगा उसकी पूरी लोकेशन, जो कि है var lib apt एंड apt के अंदर हमें यहाँ पे मिलेगा लिस्ट। ओके, सो बेसिकली var lib apt लिस्ट के अंदर जो फाइल्स थी, मैं चाहता हूँ सारी फाइल्स डिलीट हो जाए। तो फिर तो मैं स्टार लिख के एंटर प्रेस कर दूंगा। अब स्टार का मतलब है कि अंदर जितनी भी फाइल्स है सब रिकर्सिवली और फोर्सफुली डिलीट हो जाए, रिमूव हो जाए। इससे क्या होगा कि सर जो भी रॉ डेटा पड़ा था जिसकी वजह से एरर जनरेट हो रही थी वो भी हट जाएगी और हो सकता है हमारा एरर इजीली रिजॉल्व हो जाए। तो एंटर प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे हमसे यस या नो में पूछ रहे हैं, हम वाई लिखेंगे। तो यहाँ पे अब ये जो डेटा था ये कंप्लीटली रिमूव हो चुका। और अब अगर मैं apt get अपडेट लिखूंगा, एपीटी कैट अपडेट किसी भी फिक्सिंग के बाद पहली बार रन करना जरूरी है, ताकि जो हमने रिपोजिटरीज के साथ छेड़खानी करी है या फिर डेटा के साथ छेड़खानी करी है वो पहले अपडेट हो जाए ताकि हमारा काम अच्छे से हो सके। सो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं पूरा अपडेट का प्रोसेस वापस स्टार्टिंग से हो रहा है, ताकि जो भी डेटा हमारा बीच में खराब हो गया था वो सही हो जाए एंड हमारा आगे का प्रोसेस बहुत ही स्मूथली चल सके। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, जहां पे हमने 3 स्टेप्स देखे एरर को रिजॉल्व करने के लिए। उनमें से जो हमारा पहला स्टेप था वो था एपीटी कैट अपडेट अगर प्रॉब्लम दे रहा है तो सोर्स लिस्ट में जाओ और वहां से ध्यान रखो कि दोनों जो यूआरएल है उनके आगे से हैशटैग हटा हुआ हो। सेकंड जो हमारा पॉइंट था उसमें हम लिखते हैं एपीटी कैट इंस्टॉल फिक्स ब्रोकन, जिसके जरिए जो भी इंस्टॉल पैकेजेस थे जो ब्रोक हो चुके थे, ब्रोकन हो चुके थे, उनको वो सही कर देता है। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आता है जिसमें हम लिस्ट के अंदर का जो भी कंटेंट है उसको डिलीट कर देते हैं, ताकि जो एरर्स बची है या फिर जो डेटा ऐसे ही पड़ा है जो काम का नहीं है वो वहां से हट जाए एंड जो सारा इंस्टॉलिंग का काम चल रहा है वो स्टार्टिंग से चालू हो, ताकि जो बीच में एरर आई थी वो रिजॉल्व हो जाए। उसके लिए हम कमांड यूज लेते हैं rm-rf या फिर fr, कुछ भी लिख सकते हैं, देन var lib apt एंड देन list lists। ओके, क्या आप कई सारे कमांड्स एक ही टर्मिनल में और एक ही लाइन में यूज करना चाहते हैं? मल्टीपल कमांड्स इन वन लाइन। सो बेसिकली आज हम कुछ ऑपरेटर्स, कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स का यूज लेके कई सारे कमांड्स को एक ही लाइन में, कई डिफरेंट कमांड्स को एक ही लाइन में कैसे यूज ले सकते हैं ये सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आज हम ऑपरेटर यूज लेने वाले हैं वो है सेमीकोलन, एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। ये है क्या? बेसिकली ये जो ऑपरेटर्स हैं ये हमारे काम आ सकते हैं कई सारे कमांड्स को एक टर्मिनल में रन करने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड चलते हैं हमारी काली मशीन की तरफ, जहां पे आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम कई सारे कमांड्स एक ही लाइन में और एक टर्मिनल में रन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमारे टर्मिनल को स्टार्ट कर देते हैं एंड स्टार्ट करने के बाद हम इसको थोड़ा जूम करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो पहला ऑपरेटर हमारे पास आता है वो है सेमीकोलन। सेमीकोलन काम कैसे करता है? बेसिकली बहुत ही इजी सा लॉजिक है इसका। मान लेते हैं हमने यहाँ पे कमांड लिखा जो कि है cd एंड यहाँ पे स्पेस देके कमांड लिखा जो कि है ls। तो इसके राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ls, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है cd। ये काम कैसे करेगा? ये कहेगा कि जो पहला कमांड है जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वो रन हो चाहे ना हो, सेकेंड कमांड रन होना ही चाहिए। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, अगर cd सही से वर्क नहीं कर पाए या करे भी, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये सीधा ls प्रिंट कर देगा जो कि मेरी करंट डायरेक्टरी की जो भी फाइल्स है वो यहाँ पे विजिबल हो पा रही है। तो इस तरीके से हमारा सेमीकोलन ऑपरेटर यूज होता है। ये बोलता है पहला कमांड रन हो चाहे ना हो, सेकंड कमांड तो रन होना ही चाहिए, यानी एग्जीक्यूट होना ही चाहिए। फिलहाल पहला कमांड रन हुआ है और सेकंड कमांड भी रन हुआ है, तो cd के जरिए, क्योंकि मैंने केवल cd लिखा था तो आप सभी को पता है मैं होम डायरेक्टरी पे पहुंच जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता cd डेस्कटॉप एंड देन यहाँ पे लिखता सेमीकोलन एंड यहाँ पे लिखता ls कमांड
और एंटर प्रेस करता तो क्या होगा, अगर ये कमांड वर्क करेगा देन गुड, नहीं भी करेगा तो एलएस तो वर्क करेगा। तो मैं एंटर प्रेस करा, डेस्कटॉप ने वर्क करा, डेस्कटॉप के अंदर एलएस कमांड ने वर्क करा और मेरे को आउटपुट दे दिया डेस्कटॉप के अंदर की तीनों डायरेक्टरीज या फाइल्स। अब यहाँ पे अगर पहला कमांड वर्क नहीं करता तो क्या होता, तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप लिख देते हैं, यानी ऐसा कोई फोल्डर नहीं है तो पहला कमांड वर्क नहीं करेगा। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि डेस्कटॉप नाम का कोई फोल्डर नहीं था, बट एलएस ने अपना काम करा है, जिस डायरेक्टरी पे वो एलएस बैठा था उसके अंदर की सारी फाइल्स और फोल्डर्स उसने व्यू करी है। तो इसी तरीके से बेसिकली हमारा सेमीकोलन ऑपरेटर यूज होता है। नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमारा है वो है एंड ऑपरेटर। अब ये जो हमारा एंड ऑपरेटर है ये क्या काम आता है, पहले हम डिस्प्ले क्लियर कर देते हैं ताकि हम इस पार्ट को अच्छे से समझ सके। सो अब ये जो हमारा एंड ऑपरेटर है काम क्या है, एंड ऑपरेटर का वर्क होता है बेसिकली, एंड ऑपरेटर क्या काम आता है कि उसके राइट हैंड साइड और उसके लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड्स में जो भी बातें या जो भी कमांड लिखे हुए हैं वो दोनों रन होने चाहिए। पहले फर्स्ट वाला रन होगा देन सेकंड वाला रन होगा और दोनों ही रन होने चाहिए, अदरवाइज दोनों ही रन नहीं होंगे। तो ये एंड ऑपरेटर का काम होता है। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ CD लिखा और खाली CD का मतलब आप सभी को पता है कि मैं होम डायरेक्टरी पर रीडायरेक्ट हो जाऊंगा डायरेक्ट, क्योंकि इसके आगे मेरे को लोकेशन नहीं लिखी है। एंड अगर इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा एलएस तो ये क्या करेगा, ये दोनों कमांड्स को वर्क कराएगा, बट पहले वाला कमांड रन होगा देन सेकंड कमांड रन होगा। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो इसने क्या करा, CD के जरिए मेरे को होम लोकेशन पे पहुंचाया। आप देख सकते हैं पहले हमारी जो लोकेशन थी वो थी डेस्कटॉप, उससे इसने मेरे को होम लोकेशन पे पहुंचाया एंड देन एलएस करके सारी फाइल्स को लिस्ट करा। बट व्हाट इफ पहला कमांड वर्क नहीं करता, यानी अगर हम यहाँ पे लिख दे CD डेस्कटॉप जैसा कोई फोल्डर नहीं है एंड यहाँ पे एंड पर्सन के बाद हम लिखते हैं एलएस और एंटर प्रेस करते, तो आप देख सकते हैं कोई भी कमांड ने अपना आउटपुट नहीं दिया, बिकॉज एंड का काम है पहला कमांड वर्क करेगा, अगर वो वर्क करेगा देन ही सेकंड कमांड वर्क कर पाएगा। तो यहाँ पे हमारा एंड ऑपरेटर यूज आता है। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स इस ऑपरेटर का काम आपको समझ आई होगा। बेसिकली यहाँ पे हम कोई भी कमांड यूज ले सकते हैं। एंड का काम सिंपल सा है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड जो है वो सही होनी चाहिए और पहली साइड जो है वो तो कंफर्म सही होनी चाहिए ताकि सेकंड साइड तक वो पहुंचे। सो नेक्स्ट ऑपरेटर स्टूडेंट्स हमारे पास आता है जो कि है और ऑपरेटर। ये कैसे काम करता है, और ऑपरेटर का बहुत ही सिंपल सा रूल है कि इसके राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड दोनों में से जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसको प्रिंट कर देगा। पहले चेक कर लेगा फर्स्ट कंडीशन को, अगर वो सही है तो वो उसको प्रिंट कर देगा, और अगर वो सही नहीं हुई देन वो पहुंचेगा सेकंड कंडीशन जो कि होगी इसके राइट हैंड साइड वाली कंडीशन, वहां जाएगा एंड उस कंडीशन को रन कर देगा। तो इस हिसाब से काम करता है। इसको यूज लेके देखते हैं। बेसिकली फिलहाल हमारी जो करंट लोकेशन है वो है डेस्कटॉप फोल्डर, तो मैं लिखता हूँ CD जिसका मतलब सीधा होम पे आना एंड यहाँ पे लिखता हूँ LS और एंटर प्रेस करते हैं। तो अब क्योंकि इसका पहला कमांड जो था वो वर्क कर गया, इसलिए इसने सेकंड कमांड को यूज नहीं लिया। अगर पहला नहीं काम करता देन हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता, और मतलब क्या होता है, या तो ये या फिर ये या फिर वो XYZ कितने भी और ऑपरेटर्स में कितने भी यूज ले सकता हूँ यहाँ पे। तो इसका मतलब इन तीनों में से कोई भी एक कमांड अगर वर्क कर जाता है तो इनफ है। तो सबसे पहला अगर पहला कमांड वर्क कर जाएगा तो बाकी के कमांड्स को ये नहीं देखेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता CD DESP लिख देते हैं बेसिकली, क्योंकि ऐसा कोई फोल्डर तो नहीं है, और ऑपरेटर लगाते हैं एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ LS और एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं LS कमांड ने अपना वर्क करा है। पहला जो कमांड था उसने वर्क नहीं करा क्योंकि ऐसा कोई कमांड नहीं था, यानी ऐसी कोई फाइल डायरेक्टरी नहीं थी, तो उस केस में सेकंड कमांड ने अपना वर्क कर दिया। तो इसी तरीके से हम और ऑपरेटर के जरिए कई सारे कमांड्स लिख सकते हैं, उनमें से जैसे ही कोई कमांड रन होगा आगे के कमांड्स रुक जाएंगे। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के हमारे 3 कमांड, सेमीकोलन, एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर्स। ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है इनके जरिए, इनके लॉजिक के जरिए हमने कई सारे कमांड्स को एक टर्मिनल में रन करना सीखा। हम इनको एक साथ भी एक लाइन में लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। टॉप 10 टर्मिनल शॉर्टकट्स। लाइनक्स टर्मिनल्स को यूज न लेने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि टर्मिनल्स जो हैं वहाँ पे काम करना काफ़ी स्लो हो जाता है, यानी आपको सारे कमांड्स लिखने पड़ते हैं, जो काम है वो बढ़ जाता है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ GUI की तो वहाँ पे मैं बस क्लिक करना हमारा काम हो जाएगा, वरना हमें यहाँ पे कमांड्स लिखने पड़ेंगे जिससे हमारा टाइम जो है वो काफ़ी यूटिलाइज होता है वहाँ पे। और यहाँ पे इसी चीज़ का सॉल्यूशन मैं लेके आ गया हूँ कि टर्मिनल पे आप इजीली वर्क कर पाएंगे, अपना टाइम वैसे ही बचा पाएंगे जैसे कि आप GUI में बचाते हैं। सो आप जानना चाहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, तो आए आशीष कुमार वेलकम यू ऑल टू WS ट्यूब टेक, जहाँ पे मैं आज आप सभी के लिए वीडियो लेके आ गया हूँ टॉप 10 टर्मिनल शॉर्टकट्स। सो यहाँ पे आज हम टर्मिनल के टॉप 10 शॉर्टकट्स को देखेंगे जिनके जरिए हमारा डेली जो वर्क रहता है टर्मिनल पे वो काम जो है वो आसान हो जाएगा और हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा किसी भी कमांड के जरिए अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करना, एंड साथ ही हमारे लिए काफ़ी टाइम सेविंग भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। यहाँ पे आज हम टोटल 10 कमांड्स देखने वाले हैं। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो पहला हमारा शॉर्टकट है वो है टैब शॉर्टकट। अब ये काम कैसे करते हैं, सो एग्जांपल के तौर पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जैसे मान लेते हैं फिलहाल हम जिस डायरेक्टरी पे वहाँ पे जो भी फोल्डर्स पड़े हैं जिसका नाम हम LS करके देख सकते हैं, ये सारी डायरेक्टरीज यहाँ पे पड़ी है। अब यहाँ पे काफ़ी बड़ा नेम है,
इसको अगर मैं टाइप करूंगा तो टाइम लेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या हम बिना टाइप करे इस प्रोसेस को इजीली कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cd, जिसका मतलब है चेंज डायरेक्टरी, जिसके बारे में आप सभी अच्छे से जानते हैं। एंड यहाँ पे लिखूंगा MOB, जो कि मोबाइल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की केवल स्टार्टिंग है। और मैंने MOB इसलिए लिखा है ताकि थोड़ा सा यूनिक आइडेंटिफाई कर लें कि यहाँ पे MOB नाम की कोई भी फाइल नहीं है, कोई ऐसी फाइल नहीं है जिसका नाम स्टार्ट हो रहा हो MOB से। एंड अब अगर मैं यहाँ पे टैब बटन को प्रेस करूंगा, तो जैसे ही मैं टैब बटन को प्रेस करूंगा, आप देख सकते हैं जो नाम था वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट फिल हो गया, मेरे को पूरा टाइप नहीं करना पड़ा। तो टैब बटन बेसिकली इसी तरीके से वर्क करता है, या हमें एक शॉर्टकट प्रोवाइड कर देता है जिसके जरिए हम किसी भी फाइल का, सॉफ्टवेयर का या कमांड का नाम इजीली लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ बात करें, सो यहाँ पे हम फाइल्स और फोल्डर्स के बारे में तो हम समझ गए हैं कि हमें बस टैब बटन को दबाना है। बट अगर मैं यहाँ पे किसी सॉफ्टवेयर का नाम लिखूँ, फॉर एग्जांपल MSF कंसोल, सो यहाँ पे भी दो चीज़ें हो रही है। पहला काम यह है कि MSF जैसे ही मैंने लिखा तो आगे कंसोल लिखा हुआ मेरे को सजेशन में दिखा रहा है, बट मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे राइट एरो जो है उसको प्रेस करूंगा तो ये ऑटो फिल हो जाएगा। बट अभी हमें टैब के वर्क को समझना है, तो अगर मैं टैब दबाता हूँ तो वो इसके रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर है उन सभी के नाम मेरे को बता देगा। और मैं वापस अगर टैब दबाऊँ तो मैं सिलेक्ट मोड में जा सकता हूँ, जिसके जरिए मैं सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट कर पाऊंगा। सो यहाँ पे क्योंकि हमें चाहिए था MSF कंसोल जो कि पहले नंबर पे लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं उस पर सिलेक्ट करा, मैंने एंटर प्रेस करा, एंड ये जो कमांड था, जो यूजर नेम था या फिर जो सॉफ्टवेयर नेम था, एंड ये जो कमांड था या फिर सॉफ्टवेयर था उसका नाम सिलेक्ट हो चुका है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो बेसिकली टैब बटन जो है, ये जो टैब शॉर्टकट हमारा है, ये हमारे बहुत काम आ सकता है किसी भी नाम को इंस्टेंट लिखने में, यानी हमें पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही टैब बटन दबाती उसका जो आगे का नाम है वो फिल हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है स्टूडेंट्स, वो है Ctrl+C। ये क्या काम आता है, इसके आगे लिखा हुआ है अबॉर्ट प्रोसेस मैन्युअली, यानी क्या करता है, जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं उनको मैन्युअली रोकने में हमारी मदद करेगा। कैसे करेगा, अबॉर्ट कैसे करेगा उन्हें। सो एग्जांपल के तौर पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, देन हम उस प्रोसेस को स्टॉप करेंगे यानी अबॉर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे टॉप कमांड, जिसके जरिए हम यहाँ पे टास्क मैनेजर को ओपन कर देते हैं, जो कि हमें बताता है कौन सा प्रोसेस चल रहा है, क्या प्रोसेसिंग ले रहा है, सारी डिटेल्स बताता है। बट यहाँ पे एक प्रोसेस चालू हो चुका है, टास्क मैनेजर जो था वो स्टार्ट हो चुका है, अब इसको रोका कैसे जाए। तो Ctrl+C क्या करेगा सर, ये फोर्सफुली अबॉर्ट कर देगा किसी भी चलते हुए प्रोसेस को। तो अगर मैं Ctrl+C बटन को दबाता हूँ, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोसेस था ये कंप्लीट क्लोज यानी अबॉर्ट हो चुका है। तो Ctrl+C के जरिए जो है किसी भी स्टेप को मैं क्लोज कर सकता हूँ, जिसका मतलब है उसे अबॉर्ट करना। कोई भी प्रोसेस चल रहा हो, कोई भी पार्ट चल रहा हो, हम उसे इजीली स्टॉप कर सकते हैं, फिर चाहे वो सॉफ्टवेयर ही क्यों ना चल रहा हो। नेक्स्ट कमांड स्टूडेंट्स हमारे पास आता है Ctrl+L। ये क्या करता है, बेसिकली यहाँ पे काफी फिल हो गया है, तो अगर मैं क्लियर कमांड लिखूँ और एंटर प्रेस करूँ तो क्या होगा उससे कि सर ये तो हम देख चुके हैं, इससे डिस्प्ले जो है वो क्लियर हो जाएगी। बट अगर मैं बिना क्लियर कमांड लिखे डिस्प्ले को क्लियर करना चाहूंगा तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। सो उसके लिए हम काम करते हैं, पहले वापस हम टॉप कमांड लिख के थोड़ी डिस्प्ले फुल कर देते हैं, Ctrl+C के जरिए प्रोसेस को क्लोज कर देते हैं। एंड अब हमारा काम है कि डिस्प्ले क्लियर हो जाए विदाउट क्लियर कमांड को टाइप करें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Ctrl+L, एंड जैसे ही मैं लिखता हूँ आप देख सकते हैं कि कंप्लीट क्लियर हो गई है, हमारी डिस्प्ले साफ हो गई है। सो जो क्लियर कमांड करता था एज इट इज उसी का शॉर्टकट है Ctrl+L। तो ये हमारा काम और आसान कर रहा है, अब हमें कमांड नहीं लिखना पड़ रहा है यहाँ पे। देन हमारे पास एक और कमांड आता है जिसके जरिए हम किसी भी प्रोसेस को एग्जिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखा MSF कंसोल, यानी मैंने एक सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करा। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर इसका काम चलता रहेगा, यानी मैं अपने टर्मिनल की शेल से बाहर आके सॉफ्टवेयर की शेल में पहुंच जाऊंगा। तो इस सॉफ्टवेयर के जरिए मैं जो भी काम करूँ, बट अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस सॉफ्टवेयर को एग्जिट कर दूँ, बाहर आ जाऊँ, वापिस अपनी टर्मिनल की शेल में आ जाऊँ। ये करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं यूज लूंगा Ctrl+D कमांड को, जो कि क्या करता है कि सेम काम करता है एग्जिट कमांड की तरह, यानी मुझे पूरा एग्जिट कमांड नहीं लिखना पड़ेगा, मैं बस Ctrl+D दबाऊंगा और मैं वापस बैक आ जाऊंगा। आइए ट्राई करते हैं, इसको देखते हैं कैसे वर्क करेगा ये। सो स्टूडेंट्स क्योंकि सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो चुका है, अब हमें यहाँ पे लिखना है एग्जिट, तो हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। बट बिना एग्जिट लिखे अगर मैं Ctrl+D लिखूँ तो आप देख सकते हैं मैं सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट बाहर आ गया हूँ। बेसिकली मैंने बिना एग्जिट कमांड को यूज लिए एग्जिट का जो फंक्शन था उसको कॉल कर दिया है Ctrl+D के जरिए। सो ये हमारा एक और शॉर्टकट है, जिसके बाद हमें उस कमांड को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि एग्जिट कमांड। नेक्स्ट हमारे पास आता है Ctrl+Alt+Delete। इससे क्या होगा, ये क्या करता है, ये मिनिमाइज कर देता है सारी टर्मिनल्स को या फिर सारे विंडोज को। अब एग्जांपल यहाँ पे काफी सारे टर्मिनल्स खुले हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं नॉर्मल होम डिस्प्ले पे पहुंच जाऊँ, तो मैं Ctrl+Alt+D बटन को दबाऊंगा, जिससे मैं पहुंच जाऊंगा अपने मेन विंडो पे। और अगर उस मेन विंडो से मैं वापस उन्हीं टर्मिनल्स पे आना चाहता हूँ, जितने भी टैब्स ओपन थे उन पे जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे Ctrl+Alt+D को वापस प्रेस करूंगा और वो ऑप्शन जो था, वो जो एक्शन था, वो रिवर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे इसको ट्राई करके देखते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल ओपन है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, Ctrl+Alt+D। तो आप देख सकते हैं मैं होम डिस्प्ले पे पहुंच गया हूँ। अगर मैं वापस उसी टर्मिनल पे जाना चाहता हूँ, उन्हीं डिस्प्लेस पे जाना चाहता हूँ, उन्हीं टैब्स पे जाना चाहता हूँ जो पहले ओपन थी, तो मैं लिखूंगा Ctrl+D वापस से। एंड जैसे ही मैंने लिखा तो मेरे सामने वापस जो टैब मिनिमाइज हुए थे वो यहाँ पे ओपन हो गए।
तो ये हमारा एक और कमांड जिसके जरिए हमारा काम और आसान हो जाता है, एक और शॉर्टकट जिसके जरिए हमारा काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट जो बाकी के 5 है उनको भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। सो नेक्स्ट शॉर्टकट जो हमारा है वो है Ctrl+U। ये क्या करता है, ये एक लिखी हुई लाइन को क्लियर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा सर्विस PostgreSQL स्टार्ट, मैंने कमांड लिखा यहाँ पे जिसमें मैंने टैब बटन और एरो की का यूज दिया ताकि मेरा काम फास्ट हो जाए। बट अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि मैं इस लाइन को डिलीट करना चाहता हूँ, मैं इसको हटाना चाहता हूँ, बट एक एक करके हटाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे Ctrl+U बटन को प्रेस करूंगा, जिससे जो लाइन मैंने लिखी थी ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। तो पूरी लाइन को बैक स्पेस दबा के डिलीट करने से अच्छा या सिलेक्ट करके डिलीट करने से अच्छा, जो कि यहाँ पे पॉसिबल कम हो पाता है, हमें काफ़ी कमांड्स लिखने पड़ते हैं या फिर काफ़ी शॉर्टकट यूज में लेने पड़ते हैं, ईजिली हम कर सकते हैं Ctrl+U बटन का यूज लेके, जिसके जरिए डिस्प्ले क्लियर हो जाएगी। सो स्टूडेंट जो नेक्स्ट शॉर्टकट हमारे पास आता है वो है Ctrl+Z। अब ये क्या काम आएगा, Ctrl+Z बेसिकली ऐसा शॉर्टकट है जो कि हमारे काम आता है किसी भी प्रोसेस को सस्पेंड करके बैकग्राउंड में रखने के लिए, जिसको हम वापस रिवर्ट भी कर सकते हैं FG के जरिए। बट फिलहाल यहाँ पे इस प्रोसेस का यूज क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हमारे टर्मिनल में जाके टॉप कमांड, जिसके जरिए हमें पता है कि सर टास्क मैनेजर की तरह जो सेटअप है वो चालू हो जाएगा, जिसमें मैं देख सकता हूँ कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं, कितना यूज ले रहे हैं CPU, सारी चीज़ें देख पाऊंगा यहाँ पे। बट यहाँ पे अगर मैं Ctrl+Z दबाऊं तो इससे क्या होगा कि सर जो आपका प्रोसेस था वो सस्पेंड हो गया है और बैकग्राउंड में रन कर रहा है। मैं चाहूँ जब इसको रिवर्ट कर सकता हूँ FG के जरिए। सो बेसिकली ये एक शॉर्टकट है जिसके जरिए मैं अपने प्रोसेस को रोक के एक सिंपल टास्क पे, एक सिंपल प्रोसेस पे फोकस कर पाऊंगा। तो उसके लिए हम यूज देते हैं Ctrl+Z। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं Ctrl+A की तरफ। ये क्या करता है कि सर ये पोजीशन कर देता है हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे, जो स्टार्ट पॉइंट है वहां पे ले जाके रख देगा। जैसे मैंने यहाँ पे मान लेते हैं, हमने यहाँ पे क्या करा, बेसिकली टर्मिनल में जाके काफी सारे वर्ड्स लिखे। अब हमें महसूस हुआ कि स्टार्टिंग वर्ड कुछ गड़बड़ है या वहाँ कुछ ऐड होना चाहिए, तो हमारी जो करंट पोजीशन है वो ये, और ये मैं कर्सर के जरिए यहाँ पे नहीं पहुंच सकता। तो बेसिकली मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं एरो कीज का यूज लूँ, उसके जरिए यहाँ वहाँ जाऊँ, बट इसका आसान तरीका एरो कीज यूज लूंगा तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो स्टार्टिंग तक जाने में टाइम लेगा। अगर यहाँ पे ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, यानी 200 से ज़्यादा कैरेक्टर्स होते तो मेरे को बैक आने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, तो अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना चाहता हूँ तो मैं Ctrl+A दबाऊंगा, जिसके जरिए आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट था मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ, मेरा कर्सर वहाँ पहुँच चुका। अब जो भी मैं लिखूंगा वो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे ही लिखा जाएगा। सो मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्ट, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने स्टार्ट लिख दिया। और अगर मैं वापस बैक यानी एंड पॉइंट पे जाना चाहूँ तो मैं कैसे जा सकता हूँ, तो उसकी जगह हम यूज लेंगे Ctrl+E। इस शॉर्टकट के जरिए मैं पहुंच जाऊंगा सीधा एंड में। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग पॉइंट पे, फिलहाल एंड पॉइंट पे हम कर्सर के जरिए नहीं जा सकते, एज यूजुअल हमें यूज लेने होंगे एरो कीज, बट उसका शॉर्टकट जो है वो है Ctrl+E। एंड जैसे ही मैं दबाया आप देख सकते हैं हम जो एंडिंग स्टेप था, जो एंडिंग लाइन थी, एंडिंग कैरेक्टर था, वहाँ पे पहुंच चुके हैं। सो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये सारे जो हमने शॉर्टकट यूज करे आपको समझ आ गए होंगे। अब जो लास्ट और फाइनल शॉर्टकट बचता है वो है हमारा Ctrl+C या फिर Ctrl+V। ये क्या काम आता है, ये काम आता है टर्मिनल के अंदर कॉपी पेस्ट करने के लिए। किसी वैल्यू को कॉपी करना है तो हम लिखते हैं Ctrl+C, और यहीं पर अगर हम नॉर्मली बात करें तो क्या करते हैं, हम Ctrl+C के जरिए कॉपी करते हैं, Ctrl+V के जरिए पेस्ट करते हैं। बट अगर हम टर्मिनल की बात करें तो वहाँ हम Ctrl+C और Ctrl+V का यूज देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस नंबर और इस यूजर आईडी को कॉपी करना चाहता था, तो मैं यहाँ लिखूंगा Ctrl+C। एंड अगर मैं यहाँ पे नीचे से पेस्ट करना चाहता हूँ, पहले हम इसे क्लियर कर देते हैं, और अगर मैं यहाँ पे नीचे से पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा Ctrl+V। तो आप देख सकते हैं ऊपर जिस पार्ट को मैंने Ctrl+C के जरिए कॉपी करा है मैं उसे यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। तो टर्मिनल में अगर आपको कॉपी परफॉर्म करना है तो आपको Ctrl+C शॉर्टकट का यूज लेना पड़ेगा, और अगर आपको पेस्ट करना है तो आप Ctrl+V को यूज में लेंगे। सो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे टॉप 10 शॉर्टकट कमांड्स या टॉप 10 शॉर्टकट कीज, जिनके जरिए हम हमारे प्रोसेस को बहुत ईजी कर सकते हैं टर्मिनल के अंदर, और हमारा टाइम भी सेव कर सकते हैं। सो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।